महात्मा गांधी चाहते थे कि भगत सिंह को फांसी हो जाए। तो क्या ये बात सही है? आज हम एक हीरो की बात करने वाले हैं, शहीद ए आजम भगत सिंह। आज हमारे साथ उनके परिवार से यादवेंद्र सिंह संधू जी जुड़ गए हैं, जो कि उनके पौत्र हैं, उनके छोटे भाई कुलबीर के पोते। मेरा ऐसा मानना है कि गांधी जी के सत्याग्रह या उस तरीके से अगर हम माने कि हमें आज़ादी मिली है तो हमें फिर सरहद पे भी वही करना चाहिए। जिन्होंने भगत सिंह जी के साथ असेंबली में बम गिराया, जी काला पानी हो गया उनको। उसके बाद करीब 40 साल वो वहां रहे जी और उन्होंने यातनाएं जो थी वो पीड़ा सही। बिल्कुल। उसके बाद देश आज़ाद होता है, वापस आते हैं और गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं। पटना में कहीं उन्हें टी स्टॉल लगाते देखा जाता है, कभी तंबाकू की फैक्ट्री में काम करते हैं। बहुत शर्म आती है। तो आज़ाद हिंदुस्तान इतना ज़्यादा स्वार्थी बन गया, खुदगर्ज बन गया कि उनकी कुर्बानियों को एक सम्मान नहीं दे पाया, तो बहुत बुरा लगता है। 116 दिन की भूख हड़ताल, दुनिया में आपको कहीं वो मिसाल नहीं मिलेगी जो भगत सिंह जी ने जेल के अंदर अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ लड़ी थी। सरदार उधम सिंह जो जलियांवाला हत्याकांड का जिन्होंने बदला लिया, उनके जेब में एक फोटो मिला था शहीद आजम भगत सिंह का। लेकिन एक फोटो शहीद आजम भगत सिंह भी जेब में लेकर घूमते थे। वो 19 साल का वो नौजवान तो देश के लिए जिसने शहादत हासिल की, अगर उन्होंने बदला ना लिया होता तो दुनिया का इतिहास हिंदुस्तान के ऊपर हंसता। जो आज व्यवस्था है हमारे देश की, उससे खुश होते, संतुष्ट होते। जो बातें दिल से की जाती हैं वो हमेशा सच होती हैं और सामने वाले के भी दिल को छूती हैं, भावनाएं जिसे हम कहते हैं। तो बहुत पवित्र भावना के साथ आप करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और लगता है कि सही मायने में जो भगत सिंह सच्चा भगत सिंह है वही ऑडियंस के सामने जाए, ताकि वो उनको समझ सके, जान सके और उनके करीब आए। तो मैं आपको बधाई दूंगा इस मुहिम के लिए। और आप शुरू से अच्छा करते हैं, किसी भी टॉपिक को आप उठाते हो, मैंने देखा है, जो मुझे देखने को मौका मिलता है सोशल साइट्स पे, तो आप बहुत अच्छे से उस पर रिसर्च करके जो तथ्य होते हैं उस पर बात करते हैं, जो लोगों को करीब लाता है। बहुत अच्छा लगता है। शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान। आज हम एक हीरो की बात करने वाले हैं, इनफैक्ट एक सुपर हीरो की। बट आज की पीढ़ी उसको कितना जानती है, कितना पहचानती है, कितना मानती है, इस पर भी विचार करना होगा आपको इस शो को देखते हुए। सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज बात होने वाली है शहीद आजम भगत सिंह की। वो एक भाई कैसे थे, बेटे कैसे थे, क्रांतिकारी तो थे ही, लेकिन एक इंसान कैसे थे। क्योंकि आज हमारे साथ उनके परिवार से यादवेंद्र सिंह संधू जी जुड़ गए हैं, जो कि उनके पौत्र हैं, उनके छोटे भाई कुलबीर के पोते। और आज बेहतर जानेंगे शहीद आजम को, और ये मेरा ऑनर है, इट्स अ प्रिविलेज दैट ही इज विद मी टुडे। सर, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बहुत अभिषेक। समय से मैं चाहता था कि जी। आप हमारे साथ ये शो करें। थैंक यू सो मच हमारे इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करने के लिए। नहीं, मेरी भी इच्छा काफ़ी टाइम से थी आपके साथ डिस्कस करें भगत सिंह जी के बारे में, ताकि आने वाली पीढ़ी उनको जान सके। क्योंकि जो सिंसियर एफर्ट के साथ या जो दिल से आपका भी भगत सिंह जी के साथ कनेक्टिविटी है, वो मुझे किसी और में नहीं देखने को मिलती। तो मैं भी इस चांस का, अवसर का वेट कर रहा था कि कभी भगत सिंह जी पे डिस्कशन हो, जो यूथ को थोड़ा अवेयर कर सके हिंदुस्तान के बारे में और भगत सिंह जी के बारे में, वो आपके साथ हो। जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं ये मानता हूँ यादवेंद्र जी, बहुत दिल से, कि भगत सिंह जी शायद अब आज लोग उनको इसलिए नहीं जानते, आने वाले बच्चे इसलिए नहीं जानते कि वो उनको सिर्फ इंडिपेंडेंस से या फ्रीडम स्ट्रगल से जोड़कर देखते हैं। जी, जी। मुझे ऐसा लगता है अगर भगत सिंह जी के आदर्शों और उनके सिद्धांतों को देखा जाए, तो वो आज की पीढ़ी के लिए सबसे ज्यादा रेलेवेंट है। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। ये थोड़ा एक हमारे देश में हो भी गया है कि भई हमने आज़ादी को भी एक त्योहार की तरह ही बना दिया है। जैसे भई साल में एक बार छुट्टी दिवाली आती छुट्टी है। छुट्टी की तरह। हाँ, भई साल में एक बार होली आती है। ऐसे भई आज़ादी, या जो हमें इतनी कीमती चीज़ मिली है आज़ादी, इतने कुर्बानियों के बाद, भगत सिंह जैसे 23 साल नौजवान की हँसते हुए फांसी के बाद, तो उसको हमने बस 2 दिन तक का ही सीमित कर दिया और वहीं तक ही उनको याद करते हैं। पर आपने बहुत अच्छी बात कही कि भगत सिंह जी के विचार तब भी तार्किक थे, आज भी तार्किक हैं। और हिंदुस्तान को अगर हिंदुस्तान बनाए रखना है, यानी उसकी आत्मा को बचाए रखना है, तो भगत सिंह को हर पल याद रखना और ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी है। वाह, वाह। एक बहुत बड़े थिंकर हैं, फिलोसॉफिकल स्पीकर हैं। उन्होंने कहा कि अ, खुशी का मतलब कामयाबी नहीं है, जी, खुशी का मतलब कुछ भी और नहीं है, खुशी का मतलब है आज़ादी। आज़ादी, क्या बात है! आज़ादी जिससे हम सांस ले सके, वो कर सके जो हमें करना है, और वैसे जी सके जैसे हमें जीना है। जीना है। और ये आज़ादी 116 दिन का उपवास रखकर हाँ, एक ऐसे इंसान ने हमको दिलाई, जी, जिसके बारे में आज हम जानते नहीं है। बड़ी शर्म की बात है। जी, जी। बहुत अच्छा आपने भी पॉइंट बोला अभिषेक। देखिए, आपने भगत सिंह जी को, जैसे आपने कहा, लोग वहीं तक जाते भी, उन्होंने वीरता के साथ, दिलेरी के साथ फांसी का फंदा चूमा।
और आपने उनकी एक भूख हड़ताल के बारे में बताया। 116 दिन की भूख हड़ताल दुनिया में आपको कहीं वो मिसाल नहीं मिलेगी जो भगत सिंह जी ने जेल के अंदर अंग्रेज़ों के अत्याचार के खिलाफ लड़ी थी। अंग्रेज़ी जो हुकूमत थी उस समय भारतीय कैदियों के साथ और जो विदेशी कैदी होते थे उनके साथ बहुत फ़र्क करती थी। तो उस सम्मान को पाने के लिए कुछ उस भारतीय कैदियों के साथ भी थोड़ा उनको थोड़ा और प्यार मिला और करता प्यार भी था। मिलता था। अब आप सब जानते हैं, इतिहास गवाह है, इतिहास कभी झूठ नहीं बोलता। पर जो क्रांतिकारी ख़ास तौर के जो भारत माँ के लिए लड़ते थे, बहुत उनके साथ नाइंसाफ़ी की जाती थी। जानवरों से भी बुरा उनके साथ बर्ताव किया जाता था। तो आपने वही कहा, क्योंकि भगत सिंह जी ने हमें सर उठा के जीना सिखाया और हमारी भारतीय संस्कृति भी हमें यही सिखाती है कि हमें सर कटाना मंज़ूर है, पर सर झुकाना मंज़ूर नहीं है। तो उसी परंपरा को हमारे हिंदुस्तान के भगत सिंह जी ने जिया है। सिर्फ़ पढ़ा ही नहीं, उसको जी के दिखाया है। तो जेल में भी हमारे भारतीय कैदियों के साथ समानता का बर्ताव किया जाए, जो आज़ादी की लड़ाई में लड़ रहे थे। तो उसके लिए 116 दिन की उन्होंने भूख हड़ताल करी। बाद में अंग्रेज़ उसके लिए झुके भी। डिमांड क्या थी उनकी? हमें किताबें दी जाएँ, हमारे कपड़ों को धोया जाए। यही तो मूलभूत उनकी डिमांड थी। तो उसको उन्होंने संघर्ष के साथ एक्नॉलेज किया किया। भी। जी, और भगत सिंह जी सिर्फ एक क्रांतिकारी देश की आज़ादी के लिए नहीं थे, वो तो थे ही और सबसे महान क्रांतिकारियों में से एक थे भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, राजगुरु सभी लोग। लेकिन वो एक सिद्धांत की लड़ाई लड़ रहे थे कि दबाया क्यों जाए किसी को भी। बिल्कुल। भगत सिंह जी जेल में डायरी लिख रहे थे जिस पर हमने ऑडियो पॉडकास्ट भी जी, किया जी, और जी। दुनिया भर में बिल्कुल, जाना गया वो। और उसके लिए आपको सम्मानित किया गया विदेशों में भी और पूरे ग्लोबली भी। तो एक बहुत आपको उसके लिए बधाई है। सर सबसे बड़ा जी, जी। सम्मान भगत मुझे सिंह जी के चाहने वालों की तरफ से आपको बधाई है, मैं कहूँगा। सबसे बड़ा सम्मान तो मुझे मेरी पूरी टीम को ऑनेस्टली लगता है कि आपने हमें चुना वो जी, पॉडकास्ट करने के लिए और मैं वो कर पाया जी, जी। और आपके सौजन्य से। तो मैं तो आपका आभारी हूँ कि आपने वो नहीं, मौका नहीं, हमें आप दिया और भगत जब सिंह परिवार में जब हमको मेरी शामिल बहुत किया। टाइम पहले आपसे पहली बार मुलाकात हुई थी, मैं तभी से आपके भाव और जो आपके एक जज़्बात हैं, कि समाज में मीडिया के माध्यम से भी लोगों को सुधारा जाए, यूथ को उनकी ज़िम्मेवारी का एहसास दिलाया जाए और उसमें भगत सिंह से अच्छा उदाहरण मेरे साथ इंसान कोई है नहीं, तो उसको आप बहुत सिंसियरली करते हैं, तो आप डिज़र्व भी चलिए करते हैं। अभी ये भगत सिंह जी के बारे में इसको तो मैं ये कह रहा था सर कि जेल में भी उनकी जो लड़ाई थी जी, वो सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थी, एक सोच के खिलाफ थी जो जी, किसी ना किसी को दबाना चाहती थी, जो दबाना आज चाहती भी थी, ज़रूरी है। साम्राज्यवाद। आज जी, भी जब हम लेफ्ट की बात सुनते हैं तो वो एक लेफ्टिस्ट ओपिनियन रखते हैं, राइट की बात सुनते हैं तो वो राइटिस्ट ओपिनियन रखते हैं। नेशनलिस्ट ओपिनियन मुझे नहीं लगता कि एग्जिस्ट करता है। जी, जी, तो थोड़ा-सा उस बारे में बताइए कि जो वो जेल में डायरी लिख रहे थे, जी, डेमोक्रेसी के बारे में वो लिखते थे, पॉवर्टी के बारे में लिखते थे, चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में वो भगत सिंह जी कितना जी, कुछ जी। लिखते थे। तो जब आप वो डायरी पढ़ी आपने और रिक्रिएट की उस डायरी को आपने रिक्रिएट किया और हम तक पहुँचाया, तो आपके ज़हन में क्या आया और क्या सीखने मिला उससे? बहुत अच्छा आपने सवाल किया। देखिए, जब हमारी आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, जो हमारे और फ्रीडम फाइटर्स थे या जो संघर्ष कर रहे थे आज़ादी की लड़ाई के, उनका मकसद सिर्फ़ ये था कि भई अंग्रेज़ों को हमें यहाँ से भगाना है। और अगर हम भगत सिंह जी के लेख पढ़ते हैं, उनके बयान पढ़ते हैं, वो ऐसे एक पहले व्यक्ति थे या हम कहें क्रांतिकारी शहीद हमारे बीच में थे, जिन्होंने कहा कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद क्या? क्या? हुँ, अंग्रेज़ों को आज नहीं तो कल हम भगा देंगे, पर उसके बाद हिंदुस्तान का क्या? क्या उनकी जगह भूरे साहब आके बैठ जाएँगे? हुँ, उनकी लड़ाई सत्ता नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के साथ थी और व्यवस्था परिवर्तन के लिए मैं कहूँगा आज भी संघर्ष जारी है। उनकी डायरी का हम पहला पन्ना खोलते हैं, आपने तो पढ़ी हुई है, फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी। आज भी हम संघर्ष कर रहे हैं गरीबी से आज़ादी पाने की। आज भी हम मूलभूत सुविधाएँ हमारे देशवासियों को कई बार नहीं दे पा रहे हैं। स्लम्स बढ़ते जा रहे हैं और कहना नहीं चाहिए पर 5 किलो हम राशन भी देते हैं तो बुरा लगता है ना? जो दिया जा रहा है लोगों को, उसके लिए भी साइन करना पड़ता है। हाँ, उसमें भी साइन कराते हैं। यानी आज भी हमारा देश मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा है। ये देख के बुरा लगता है। उनकी जेल डायरी में उसमें भी बखान किया कि फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी आज भी चाहिए। यानी जैसे आपने कहा ना, सत्ता नहीं व्यवस्था परिवर्तन चाहिए। और भगत सिंह जी को अगर हम जानना चाहते हैं, उनकी एक बहुत बड़ा किरदार है। वो एक अपने आप में इंस्टीट्यूट है, एक यूनिवर्सिटी है। पर 2 लाइनों में मैं बताता हूँ, जेल डायरी के पेज नंबर 44 पे क्या लिखते हैं कि आई एम अ मैन एंड ऑल दैट इफेक्ट्स मैनकाइंड दैट कंसर्न्स मी। यानी मैं एक मनुष्य हूँ और ऐसी कोई भी चीज़ जो मानवता को नुकसान पहुँचाती है, मुझे उससे मतलब है, मुझे उससे ठीक करना है। भगत सिंह जी आज अगर होते, जी। तो जो मैं किसी सरकार की दिस इज़ जी, नॉट अ पॉलिटिकल क्वेश्चन। किसी भी कोई भी सरकार रहती जी। जो आज व्यवस्था है हमारे देश की, उससे खुश होते, संतुष्ट होते? देखिए, आज भी जैसे हमने 2-3 स्टेप तो अच्छे उठाए हैं, भई राइट टू एजुकेशन होना चाहिए, हुँ, राइट टू हेल्थ होना चाहिए, पर उसमें भी ग्राउंड पे धरातल पे कहाँ है?
हमारे क्यों नहीं पहुंच पाती चीजें धरातल? पॉवर्टी या फिर पॉपुलेशन, क्या प्रॉब्लम? पॉपुलेशन भी उसका एक रीजन है, पर साथ के साथ एक एग्जीक्यूट करने की विल पावर, करप्शन को ही अब हम पूजा करने लग गए हैं, या हमारे घरों में भी हमें भी सेल्फ सेंटर्ड ही बना दिया गया है, पैसे की मशीन बना दिया गया है। कैरेक्टर बिल्डिंग पे हमारा देश कभी ध्यान नहीं दे पाया है। हमें कलर की बनाया गया क्योंकि अंग्रेज़ों ने भी वही बनाया था, या कोई इनोवेटिव आइडिया या कोई लेके क्रिएटिव आइडिया हमारा कोई बच्चा आता है तो स्कूल में भी उसको चुप करा दिया जाता है। नहीं यही है, इसको रट्टा मार ले, इतने मार्क्स तूने लेके आने हैं, ये लाएगा तो ही मार्क्स मिलेंगे, अच्छी बात करेगा तो उसको आउट ऑफ सिलेबस कर दिया जाता है। यानी कहीं न कहीं एथिक्स या संस्कार कहीं न कहीं हम खो बैठे, जिस वजह से वो चीज़ें हम धरातल पे एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पाए। क्या फर्क है आज की अपब्रिंगिंग में और उस दौरान अपब्रिंगिंग में? आप हम अक्सर बात करते हैं कि भगत सिंह साहब का तो पूरे परिवार में ही क्रांतिकारियों से भरा हुआ था जी, परिवार, जी, जी, चाहे वो जी। चाचा जी हों, पिताजी हों, दादाजी हों, परदादा हो। जी, परदादा रंजीत सिंह साहब की जी, सेना में थे। जी, तो क्या माहौल था जब वो बड़े हो रहे थे? और क्या माहौल है आज? जैसे आज हम देखते हैं तो बच्चे का शेड्यूल फिक्स होता है जी, कि वो 2:30 बजे स्कूल से आएगा, उसके बाद वो थोड़ा-सा फ्रेश होगा, उसके बाद वो फलाँ क्लास में जाएगा, उसके बाद फुटबॉल होगा, उसके बाद शाम को ट्यूशन वर्क होगा, उसके बाद रात को बेड टाइम स्टोरी होगी, बेड टाइम स्टोरी के बाद वो सो जाएगा, फिर वो सुबह उठेगा, फिर वो स्कूल चला हाँ, जाएगा। वही भगत सिंह भी पढ़ाई करते थे पढ़ाई और करते थे। बहुत अच्छी उन्होंने पढ़ाई की, हालाँकि जी, अंग्रेज़ी में थोड़े जी, कमज़ोर थे स्कूल में, हाँ, जब 9 साल के थे, जो 9 पहला साल के। खत उन्होंने जी, जी, दादाजी जी। को लिखा था। जी, जी, जी। हाँ, तब थोड़ा अंग्रेज़ी में कम कम मार्क्स मार्क्स आए आए थे थे, उनके। है जी, ना? जी। उस खत में बिल्कुल, ज़िक्र है। बिल्कुल, ये ज़िक्र खत किया। आप पढ़ सकते हैं, भगत सिंह जी के सारे खत आप स्पॉटिफ़ाई पे जाके, एप्पल म्यूज़िक पे जाके भगत सिंह की जेल डायरी सुनकर पढ़ सकते हैं। सर के सौजन्य से हमने एक पॉडकास्ट क्रिएट किया था कुछ साल पहले, आप प्लीज़ सुनें और भगत सिंह जी को और बेहतर जानें। तो मैं वापस आता जी, हूँ जी, सवाल जी, पे जी, कि क्या फ़र्क था उस समय की अपब्रिंगिंग में? कैसे वो मज़बूत अपब्रिंगिंग हो जाती थी बिना कुछ किए जी। और कैसे आज भी नहीं हो पा रही है इतना कुछ करके? तो पहले क्या होता था, जो हमने देखा है या सुना है, या कैसे हमें क्रांतिकारी मिल जाते थे या ऐसे आदर्शवादी युवा मिल जाते थे। क्योंकि मेरा मानना है, क्योंकि हर बच्चे की सबसे पहली ट्यूटर उसकी माँ होती है, हुँ, ठीक है ना? और हमारे देश की आधी आबादी इस वक़्त 50% महिलाएँ हैं। हुँ। तो उनको मैं कहना चाहूँगा कि वो इस पे ध्यान दें, कि आपने उनको एक रोबोटिक शेड्यूल तो दे दिया कि भई हुँ। सुबह जाना है, इतने बजे ये करना है, वो करना है, तो वहाँ दोनों तक। मिलके देते हैं आजकल रोबोटिक शिफ्ट। हाँ, पहले पहले जो माँ का योगदान था वो ज़्यादा था जी, और शायद इसीलिए जी। हम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त जैसे लोग देखते थे। अगर अगर हमारे घर के अंदर हुँ, किसी भी एक महापुरुष, खासतौर की क्रांतिकारी शहीद की, अगर हम लोग अपने बैठक में फ़ोटो लगाना शुरू कर दें, ये बहुत पहला कदम होगा। मैं कहता हूँ, मैं आपसे दावा करता हूँ, जिस घर में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस या और भी जो हमारे महान क्रांतिकारी शहीद हुए हैं, जिनकी बैठक में अगर आप लोग अपने फ़ोटो लगाना शुरू कर देंगे, मैं लिख के दावा करता हूँ कि वो परिवार, वो बच्चा कभी अपने परिवार को रुसवा नहीं करेगा। अपने कुटुंब का नाम रोशन करेगा, अपने मोहल्ले का, अपने समाज का नाम रोशन ही करेगा। क्योंकि वो वो प्रेरणा देगा, वो बैठक में जब पूछेगा ना ये कौन है? हाँ, अब आप वहाँ पे कुछ अनरियल हीरोज़ के फ़ोटोज़ लगा दो, जी। जो मुझे नहीं लगता वो एक एंटरटेनमेंट का सोर्स है, आप उनको एंटरटेनमेंट की तरह देखिए, जैसे हम बॉलीवुड का एग्ज़ाम्पल देते हैं। तो एक वो एंटरटेनर्स हैं, उनको देखो एक एंटरटेनर के रूप से, पर जो रियल हीरोज़ होते हैं, जिन्होंने संघर्ष किया, वो ये क्रांतिकारी थे, जिन्होंने असंभव को संभव करके दिखाया। जो सरकार कहती थी हमारे राज्य में सूरज नहीं डूबता, उसका सूरज तक डुबो के दिखा दिया था। तो मेरा ये वादा और दावा है, आज आपके माध्यम से अगर ये बात आगे तक पहुँचती है, कि अपने घरों की बैठक में भगत सिंह, किसी भी महान क्रांतिकारी शहीद का चित्र ज़रूर लगाएँ, क्योंकि हमारी विरासत, हमारी वसीयत का हिस्सा ये भी हैं, जिनकी वजह से ये आज़ाद हिंदुस्तान हमें मिला है। तो उनको भी अपने बच्चों को एक विरासत के रूप में दीजिए, ना सिर्फ़ उनको बड़े-बड़े घर दीजिए, अपने जो और एसेट्स हैं वो दीजिए, उस एसेट में भगत सिंह को भी शामिल करिए। और सिर्फ़ फ़ोटो से मतलब नहीं है। प्लीज़ टॉक टू देम एंड हाँ, टेल देम स्टोरीज़ अबाउट ऑल दीज़ ग्रेट पीपल दैट हैव लिव्ड ऑन दिस लैंड। और भगत सिंह जी, फिर से मैं कहूँगा, बार-बार कहता हूँ कि सिर्फ़ एक क्रांतिकारी नहीं थे, वो एक विचारक थे, एक फिलॉसफर थे, जो चाहते थे कि देश कल कैसा हो और उसका रोड मैप उन्होंने उस किताब में जो लिखा आपने था। प्रिंट की देखिए है। आज तो हाँ, जैसे डेमोक्रेसी आपने बहुत अच्छी बात बताई। आज भी हम लोग बात करते हैं कि भाई डेमोक्रेसी को कामयाब करना है तो एक राइट टू रिकॉल की ऑप्शन होनी चाहिए। राइट टू रिकॉल। राइट टू रिकॉल, कोई हमारा पॉलिटिकल नुमाइंदा जिसको हमने इलेक्ट कर लिया है, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं है कि उसको हमने 6 साल या 5 साल के लिए इलेक्ट कर लिया तो वो कहे मैं अब तो 6 साल के लिए जीत गया हूँ। हुँ, अब मैं सही करूँ, गलत करूँ, मेरे को कोई जवाबदेही नहीं है। तो एक चेक होना चाहिए उसके ऊपर। तो उन्होंने कहा एक राइट टू रिकॉल भी होना चाहिए बीच में, 2.5 साल बाद, 3 साल बाद, भई तेरा काम
जनता पसंद कर रही है, नहीं कर रही है, या तो जिस उम्मीद के साथ हमने चुना था कि आप वैसा कर पा रहे हो डिलीवर। क्वार्टरली अप्रेजल होना चाहिए हाँ, नेताओं का क्वार्टरली भी। अप्रेज़ल होना चाहिए। अब प्राइवेट सेक्टर्स में होता है तो आप देखें ना, एम्प्लॉयी अच्छा काम भी करता हाँ, है ना? तो इन पे भी एक चेक होना चाहिए हमारे बेलगाम फैंटास्टिक। पॉलिटिशियंस के ऊपर। तो डेमोक्रेसी को कामयाब करने में वो उस समय कह रहे हैं कि एक हुँ, राइट टू की रिकॉल ऑप्शन रखना चाहिए। और हम देखते हैं, जैसे आपने कहा चाइल्ड लेबर, आपने कितना बड़ा सवाल उठाया, वो आज भी संघर्ष चल रहा है। जी, उन्होंने कितना अच्छा एग्ज़ाम्पल दिया कि भई हम पुरुष यानी मनुष्य जाति से आते हैं, जो सबसे एलीट क्लास भगवान ने बनाई है दुनिया के अंदर। तो अगर हम जानवर देखते हैं, तो चिड़िया का बच्चा भी चिड़िया के लिए काम कर रहा होता है, जैसे किसी जानवर का बच्चा जानवर के लिए। पर ऐसा नहीं होता कि वो अपने पेरेंट्स के लिए भी दाना इकट्ठा करके ला रहा है। एक एग्ज़ाम्पल उन्होंने कोट किया। पर यानी मानव प्रजाति के अंदर बच्चा एक चाइल्ड लेबर के रूप में काम करके अपने पेरेंट्स के लिए काम कर रहा है, जबकि उसका वो समय है एजुकेशन लेने का, सही-गलत को समझने का। तो मेरे ख़्याल से उन्होंने तब भी चाइल्ड लेबर पे सवाल उठाया, जो आज भी संघर्ष है। तो ये सवाल तो लोगों से पूछना चाहिए कि आज़ादी हमें वो वाली मिल गई या नहीं मिली है? क्या लगता है आज़ाद हैं हम सच में? कागज़ों में तो है, कागज़ों में है, पर हमने कहाँ गरीबी से आज़ादी मिली? चाइल्ड लेबर से कहाँ आज़ादी मिली? कन्या भ्रूण हत्या से कहाँ आज़ादी मिली? आज भी हम उन्हीं बातों पे संघर्ष कर रहे हैं। क्या हमें सही में इलाज मिल पा रहा है अस्पतालों में, आम आदमी को? नहीं मिल पा रहा है, मेरा ऐसा मानना है। तो घोषणाएँ हैं, पर धरातल पे कहाँ है? तो ये सवाल लोगों ने पूछना है कि सच में हमें आज़ादी मिल गई या नहीं मिल गई, जो भगत सिंह के सपनों का भारत था। ये जो राइट टू रिकॉल आपने बताया, जी, मैं तो मेरी सुई यहीं अटक गई है। जी, ये लिखा भी भगत सिंह जी ने और सोचा भी होगा और ये जी। 116 दिन के उपवास के दौरान उन्होंने दौरान सोचा। बिल्कुल, ये देखिए आप सबसे बड़ी बात, जिसमें वो अंग्रेज़ों से चाबुक भी खा रहे हैं, हाँ, प्रेज़ेंस ऑफ माइंड भी रख रहे हैं कि मैंने कल अदालत में जाना है और वहाँ पे अपना पक्ष रखना है कि आप लोग हमारा शोषण कर रहे हैं। उनकी अदालतों की दलीलें, उनके बयान आज भी जी, आर्काइव्स में पड़े हैं, जी। जो प्रेरणा देते हैं। यानी क्या एक उनका, मैं कहूँ, भूख हड़ताल भी जारी है, यातनाएँ भी जारी हैं, और वो विज़न भी है कि मैंने आज़ाद हिंदुस्तान कैसा देखना है या कैसा होना चाहिए। अगर मैं नहीं जी पाया तो मैं अपनी किताब या उस डायरी के माध्यम से लिख के जाऊँ कि हिंदुस्तानी उसे पढ़े और अच्छा हिंदुस्तान बना सके। और मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा आई डोंट नो इफ आई शुड से दिस कि अंग्रेज़ों ने ज़ुल्म नहीं किए थे भगत सिंह पर हुँ, हुँ। और वो इस बात से बहुत परेशान थे और वो लिखा भी उन्होंने कि ये जो लोग हैं, ये हमारे अपने ही हैं, बस ये नौकरी कर रहे हैं। जी, जी, जी। हाँ, है, सही है, जेल सही है। में जो जेलर थे वो या भी जो सिपाही थे, जी, वो सब एक्चुअली हिंदुस्तानी थे हिंदुस्तानी थे। और जो ज़ुल्म कर रहे थे, वो किसी के ऑर्डर पे कर रहे थे, जिसे शायद वो जानते हुए नहीं, यस सर, यस कैप्टन जी, जी, करके जी। बस हुक्म बजा रहे थे। जी, जी, सही कह रहे हैं। और उन्होंने उस पर ये भी लिखा कि अगर इस देश में भी बस सरकारें भर ही बदली, हाँ, तो इन लोगों को और हम लोगों को एक तराजू में तोला जाएगा तोला जाएगा। और वही हुआ। वो हुआ। अभी किसी ने किसी एक पॉडकास्ट पर ही कहा कि सालों तक जो जलियांवाला बाग मैसेकर में हाँ, जिन्होंने गोलियां चलाई उनको जी, पेंशन मिलती रही पेंशन मिलती रही, क्योंकि वो बताओ। अंग्रेजी सरकार के नुमाइंदे थे। नुमाइंदे थे। अब बताओ, ये कितना बड़ा सवाल है, ये हिंदुस्तान ने क्या अपने आप को ठीक किया? नहीं किया ना, फिर वही मायने में आ जाता है ना कि हमने क्या बेंचमार्क रखा है अपनी आज़ादी का, है ना? जिन्होंने प्राणों की त्याग कर दिया या जिन्होंने हम पे यातनाएँ दी, उनको आपने बहुत अच्छा बोला, एक सही सेम पैमाने पे रख दिया है। तो वो गलत बात है। यहीं से नाइंसाफ़ी शुरू हो गई और शायद इसी वजह से आज भी हम सोने की चिड़िया नहीं बन पा रहे या विश्वगुरु नहीं बन पाए। और दूसरी बात जो परेशान करती है कि 1998 में या 99 में या आप मुझे सही साल बताइए, एक टेक्स्ट बुक में भगत सिंह जी को टेररिस्ट लिखा हुआ था हाँ, जी, जी, और वो जी। आपने ठीक हटवाया दिख रहा वहाँ है। से। जी, जी। यादादूर ने दिल्ली यूनिवर्सिटी की ही वो बुक थी, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, शहीद आज़म भगत सिंह को टेररिस्ट, क्रांतिकारी आतंकवादी क्रांतिकारी आतंकवादी। करके संबोधित किया गया। यानी एक तरफ तो आप किताब में पहले बता रहे हैं कि उनका त्याग क्या है, बलिदान क्या है, एक चैप्टर में। पहले तो उल्लेख नहीं आ रहा, तो एक चैप्टर उनके लिए तैयार किया गया, हिस्ट्री बॉबी बुक्स देओल में। की फोटो लगा के। देखिए, दुर्भाग्य है ना? तो उसमें फिर बताया जा रहा है क्रांतिकारी आतंकवादी, तो उसमें काफ़ी बुरा लगा मेरे सामने जब हमारे साथियों ने लेके आए कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऐसी बुक है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी पब्लिश कराती है और कोई नहीं। तो बहुत बुरा लगा देख के कि भई वो आतंकवादी थे या देशभक्त थे या नेशनलिस्ट थे। तो अब तो वो चीज़ ठीक हो गई, अब क्रांतिकारी राष्ट्रवादी के नाम से उनको लिखा जाता है उस किताब के अंदर। पर देख लीजिए, आज़ाद हिंदुस्तान में जिसने अपने प्राण त्याग दिए, एक इंसान से आप और क्या उपेक्षा करेंगे? तो उसके सम्मान में हम लोग क्या कर पा रहे हैं? तो ये तो सवाल उठता है। तो उसी से पता चलता है कि हमारी आज़ादी के बाद हमारी रूट्स या हम लोग किस रास्ते पे डाइवर्ट हो गए, जो सही नहीं था। मैं चाहूँगा कि आप एक एक सवाल का मेरे जवाब दें और इस कन्फ्यूजन को क्लियर करें। जी, ये बहुत व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बहुत चलता है और मैं चाहता हूँ कि राइट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ हमको पता लगे। कई जगह कहा जाता है कि महात्मा गांधी चाहते थे कि भगत सिंह को फांसी हो जाए। जी।
और इसीलिए उन्होंने उनकी पैरवी नहीं की। जी। तो क्या ये बात सही है? देखिए, इसमें जो इतिहास है जब वो अर्विन पैक्ट साइन करा उन्होंने, तो हिंदुस्तान में हर जगह उन्होंने कहा था कि जो जेलों में भारतीय आज़ादी की लड़ाई के लड़ने वाले कैदी हैं, उनको रिहा किया जाए। तो इतिहास हमेशा उन एक सवाल पूछता है और पूछता रहेगा कि जब उन्होंने ये कहा और कुछ को आज़ाद भी किया गया। अगर हम कहें कि भई जो गांधीयन मूवमेंट में थे, उनको आज़ाद भी किया गया, अर्विन पैक्ट साइन करने से पहले। हिंदुस्तान चाहता था, घर-घर चाहता था कि गांधी जी इस पे स्टैंड लें, कि अर्विन पैक्ट को साइन ना करें। तो गांधी जी ने वो अर्विन पैक्ट साइन भी किया और ये 3 शहीद हमारे बीच में वापस आ भी नहीं पाए। तो ये सवाल तो बनता ही है कि भई उन्होंने क्यों नहीं स्टैंड लिया? इसका जस्टिफिकेशन वो दें, तो सवाल तो बनता ही है। वो इतिहास अपने आप ही उनके ऊपर सवाल बना रहा है। तथ्य साक्षात जो हमारे सामने हैं, वो खुद ही उनके ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं कि गांधी जी ने अर्विन पैक्ट क्यों साइन किया? क्या वो अपनी बात को और मज़बूती से रख सकते थे या नहीं रख सकते थे? या और भी जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, कैदियों को आज़ाद किया गया, तो फिर ये 3 क्यों नहीं? भगत सिंह जी, राजगुरु, सुखदेव क्यों नहीं? ये तो सवाल बनता है। क्या आपको ये भी लगता है जो भगत सिंह जी ने अपनी फांसी से 2 दिन 3 दिन पहले जी, जो ब्रिटिश सरकार को चिट्ठी लिखी, जी। जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे फांसी ना दी जाए, हाँ, अगर आप अब ये बोल रहे हो तो लोग सोचेंगे शायद भगत सिंह जी डर गए होंगे। वो चिट्ठी में ऐसा क्या था? चिट्ठी के भगत माध्यम सिंह से जी कि से हमें कहा गया कि आप माफ़ी माँग लो, हाँ। आप माफ़ी माँग लोगे तो फांसी टल जाएगी और आप एक माफ़ीनामा लिख दो। तो उन्होंने लिख दिया माफ़ीनामा। हाँ, तो सही कहा और शायद जैसे आपने टाइटल में हेडिंग दी कि भई चिट्ठी में लिखा कि हमें फांसी ना दो, तो शायद मुझे श्रोता फांसी ना दी जाए। दी जाए, तो श्रोता शायद जो लिसनर्स होंगे वो सोच रहे होंगे कि भई भगत सिंह जी डर गए फांसी से, हाँ, पर ऐसा नहीं था। पढ़ने वाले भी सोच रहे होंगे कि चलो माफ़ीनामा आ गया भगत हाँ, सिंह भाई का, भगत सिंह ने आओ हमें ज़ोर से पढ़ते हैं। हाँ, ज़ोर से पढ़ते हैं। ठीक कहा आपने, आओ ज़ोर से पढ़ते हैं। पर उसके अंदर वो माफ़ीनामा नहीं था, वो उन्होंने कहा कि भई हम जंग आज़ादी के सिपाही हैं, हम हिंदुस्तानी सेना हैं, जो अंग्रेज़ों के दमन के खिलाफ लड़ रहे हैं। मुझे चिट्ठी अच्छे से याद है। जी, हाँ, हमारे खिलाफ ये अभियान है जी। कि हमने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जंग की है। हाँ, ठीक इससे है। एक बात तो साफ हो जाती है, 2 जी, बातें साफ हो जाती जी, जी। हैं। एक बात तो ये कि अंग्रेजी हुकूमत और हिंदुस्तानी आवाम के बीच में जंग चल रही है। जंग चल रही है, बिल्कुल ठीक है, बहुत दूसरी, हमने इसमें हिस्सा लिया है। इससे मैं अब हिस्सा आगे लिया। आप बताइए। इस बिल्कुल, लिहाज से हाँ, कि हम एक सिपाही हैं, हम भारत की तरफ से एक सेना है जो लड़ रही है, बहुत अच्छी आपने बात करी और इसी पत्र के माध्यम से अगर वो इस अपील को मान जाते, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें एक सिपाहियों की तरह, सैनिकों की तरह गोली से उड़ाया हम जाए, युद्ध बंदी हैं, हम हमें फांसी ना दी जाए, फांसी ना दी जाए, हमें हमें गोलियों गोली से से उड़ाया जाए। वाह! और देखिए उसमें भी उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड देखिए, अगर लास्ट लाइन में उन्होंने लिखा। हाँ, कि भई हमें गोली से उड़ाया जाए, हमें फांसी का फंदा ना दी जाए, हमें है ना? सैनिक हैं, युद्धबंदी हैं। तो अगर अंग्रेज़ उनकी ये अपील मान जाते, तो अंग्रेज़ एक तरीके से बेनकाब हो जाते। बेनकाब इसलिए होते क्योंकि अंग्रेज़ों ने तो दुनिया को ये दिखाया था कि हम हिंदुस्तान का उद्धार करने के लिए हिंदुस्तान पे राज सपेरों करते का हैं। देश है ये तो। हाँ, सपेरों हम का तो देश इनको है। तमीज़ सिखा रहे हैं, ट्रेन बना रहे हैं। हाँ, भई इनको तो हम सीखना, चलना, रहना सिखा रहे हैं कि सभ्यता को सुधार रहे हैं। आज भी स्कॉटलैंड यार्ड के ऊपर काफ़ी उनके रिसर्च डिटेक्टिव्स सारे जो आते हैं, जैसे ब्रिटिशर्स के हम देखते हैं, तो स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस के ऊपर बहुत अभिमान था अंग्रेज़ों को, कि ये दुनिया की सबसे बेहतर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है या पुलिस है जो सबको पकड़ लेती है हमारे सारे क्राइम्स को। तो जब भगत सिंह जी ने लाला लाजपत राय जी की हत्या का बदला लिया, जो उस समय एक बुजुर्ग हमारे नेता को यातनाएं दी गई थी, तो जब उसकी हत्या का बदला लिया गया तो अंग्रेज उनको आज तक नहीं ट्रेस कर पा रहे थे। ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि असेंबली में बम गिराते वक्त बटुकेश्वर दत्त जी, बीके वहां मौजूद थे जी, जी, जी। और बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं हुई। नहीं हुई थी। एक चिट्ठी भगत सिंह जी बटुकेश्वर दत्त को लिखते हैं, ठीक कहा आपने। जिसमें वो शोक व्यक्त करते हैं कि दोनों की खबर आ गई है, मुझे तो फांसी हो गई है, मैं तो बहुत खुश हूँ, हाँ, जी, जी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तू निराश ना हो। हाँ, उनको हौसला देते हैं। ठीक उनको हौसला देते हैं, इसलिए नहीं कि भगत सिंह को खुद फांसी हो गई है, हाँ। इसलिए कि बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं हुई। हौसला देते हैं कि हिम्मत मत हार, फांसी हो गई है, तुझे जीना है, हाँ, कि तूने असूलों पे आगे, क्रांतिकारी असूलों को जी के दिखाना जी है। के दिखाना है। जी, जी। और सबसे हैरानी की बात यह है कि जीने के लिए हौसला दिया जा रहा है। दोनों के इरादे इतने मजबूत थे है कि जीने के लिए हौसला चाहिए, यानी मरने बीके के लिए दत्त जी खुशी को है। अफसोस हो रहा है कि मुझे क्यों नहीं फांसी क्यों नहीं हुई, फांसी हुई? और दूसरे जिसको फांसी हुई है वो उसको हिम्मत दे रहा है कि मेरा रोल नहीं, तेरा रोल बहुत बड़ा है भाई, कि तूने जीना है और अपने असूलों के ऊपर जी के दिखाना है, एक मिसाल बनना है और ये आज़ादी की लड़ाई को आगे कंटिन्यू रखना है। हाँ। ये है। मुझे एक बात बहुत दुख पहुंचाती है। जी। बटुकेश्वर दत्त
जिन्होंने भगत सिंह जी के साथ असेंबली में बम गिराया, जी, काला पानी हो गया उनको उसके बाद, जी, वो काला पानी चले गए, करीब 40 साल वो वहाँ रहे जी, और उन्होंने यातनाएँ जो थी वो जी, पीड़ा जी, सही। बिल्कुल। उसके बाद देश आज़ाद होता है, बटुकेश्वर दत्त वापस आते हैं और गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं। जी, 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 जी। पटना में कहीं उन्हें टी स्टॉल लगाते देखा जाता है, कभी तंबाकू की फैक्ट्री में काम करते हैं। उनको अपना ताम्रपत्र तक नहीं मिलता है काफ़ी समय तक। जी, 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 जी। बहुत शर्म आती है ये देख करके कि हमारे देश के सबसे बड़े शहीदों में से एक नाम है बटुकेश्वर दत्त और उनके साथ ये होता है, उनके परिवार को ये सब झेलना पड़ता है। आप इसे कैसे देखते हैं? बहुत, बहुत, बहुत ही बुरा और जैसे ही पता चलता है कि ऐसा किसी शहीद के परिवार के साथ या फ्रीडम फाइटर के साथ ऐसा आज़ाद हिंदुस्तान में हो रहा है, तो सुन के बहुत बुरा लगता है और अपनी उस व्यवस्था के ऊपर तरस भी आता है, देश की जो व्यवस्था है या जो हुक्मरान होते हैं उस समय के, उन पे तरस आता है, उन पे शर्म आती है। पर जैसे ही आपने कहा बीके दत्त जी के बारे में जब हमारे परिवार को पता चला, तो भगत सिंह जी की माताजी जैसे आपने वहाँ उज्जैन का उदाहरण दिया, तो जब श्री कृष्ण सरल जी जो महाकाव्य वहाँ पे जो आयोजित कर रहे थे, जिस अध्यक्षता कर रहे थे, उन्होंने सम्मान के रूप में भगत सिंह जी की माता को अपने खून से तिलक करा और उनके पैरों को छुआ और फिर एक किताब पे उनके खून के अंश गिरे और माताजी भी उस वक़्त भावुक हो गई, कभी रोती नहीं थी और वो दृश्य देख के वो भी भावुक हुई, तो जो उनके आँसू उस किताब में गिरे, तो उस किताब को उस समय लोगों ने परचेज़ किया। तो जब किताब को परचेज़ किया उस समय ₹3000 उससे इकट्ठा हुए। 65 65 में ₹3000 इकट्ठा हुए उस किताब के नाम पे, भई हमें चाहिए इसमें कि भगत सिंह की माँ के आँसू गिरे हैं, कवि किशन सरल का खून लगा हुआ है जो इसमें वो तिलक कर रहे थे। तो उस किताब को ₹3000 के मॉल पे उस समय के श्रोताओं ने लिया। तो जब वो ₹3000 माँ को एक भेंट स्वरूप दिए गए, तो फिर माताजी ने भी वो उनको उनके इलाज के लिए बीके दत्त जी जब अस्पताल में थे, जब वो किसी तरह से मजबूर थे, अपने इलाज नहीं करा पा रहे थे, तो वो माताजी ने आर्थिक रूप में उनकी उस समय मदद करी। तो ये बुरा लगा, जब हमारे परिवार को ये सब चीज़ें पता चली, तो जो हमारे परिवार की तरफ से एक सम्मान के रूप में होना चाहिए, उनकी मदद के लिए हम लोग आगे आए। पर ये बहुत बुरा लगता है, कैसा समाज हमने बना लिया या कैसे मैंने कहा हमें आज़ादी जो मिली है, उसके बाद क्या हम इतने स्वार्थी हो गए कि जिनके सरों की कुर्बानी के ऊपर, जिनके खून के क्या कहते हैं गर्मी की वजह से हमें आज़ादी मिली, जिन्होंने खून हँसते हुए बहा दिया अपना। तो आज़ाद हिंदुस्तान इतना ज़्यादा स्वार्थी बन गया, खुदगर्ज़ बन गया कि उनकी कुर्बानियों को एक सम्मान नहीं दे पाया, तो बहुत बुरा लगता है, ये जान के, ये सुन के, पढ़ के। विडंबना सिर्फ ये है कि आज भगत सिंह चाहता तो हर कोई है, लेकिन पड़ोसी घर में। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल अपने सही। घर में कोई भगत सिंह को जी, पैदा जी, नहीं जी, करना जी, चाहता। जी, जी। बिल्कुल सही कहा और यही फिर मैंने वही कहा कि भगत सिंह सबको चाहिए, अच्छा हिंदुस्तान सबको चाहिए, पर उसके लिए त्याग और परिश्रम भी करना पड़ेगा। अपने अंदर के जो व्यक्तिगत स्वार्थ है, उनको समाप्त करना पड़ेगा। सामूहिक उद्देश्य को लेके चलना पड़ेगा। तो वही हर कोई नहीं चाहता कि भगत सिंह आएगा तो फिर त्याग की बात करेगा, त्याग की संघर्ष बात की बात करेगा, सबको साथ लेके चलने की बात करेगा। तो मेरा मानना है कि इस सोच को तोड़ना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए हमारी संस्था बहुत अभियान करती है। हम लोग भगत सिंह फाउंडेशन ब्रिगेड। चलाते हैं, शहीद भगत सिंह ब्रिगेड है, हमारा ट्रस्ट है। हम लोग इसमें काम करते हैं, हम 2 इसमें प्रोग्राम चलाते हैं। एक तो मैं बनूँगा भगत सिंह, जो लोग कहते हैं काफ़ी यूथ उससे हमारे साथ जुड़ते भी हैं, जो अच्छा भी लगता है। जो इस सोच को तोड़ने में काम कर रहे हैं कि वो भगत सिंह कोई और नहीं, मैं खुद बनूँगा, जो भारत माँ को ज़रूरत है, जो चाहे 70 साल की आज़ादी के बाद आज भी नहीं आ पाया। समाज के अंदर फौजी तो हमारे शूरवीर हैं ही हैं, सरहद पे जो रक्षा कर रहे हैं, उनको नहीं, जो हमारे हिंदुस्तानी सिविल सोसाइटी में हम जो रहते हैं, उसके अंदर हम दोबारा भगत सिंह नहीं बना पाएँगे। तो उस भगत सिंह को बनने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं, मैं बनूँगा भगत सिंह, एक कार्यक्रम चलाते हैं जिसमें यूथ को जोड़ते हैं और हमने एक और अभियान चलाया, मेरा परिवार भगत सिंह परिवार। मेरा परिवार भगत सिंह परिवार सिर्फ़ यही कि भई जो देश से प्यार करता है, जो नशों से दूर रहता है, जो मातृभूमि के लिए कुछ करना चाहता है। देश में कोई आपदा आएगी तो सबसे पहले आगे आके खड़ा होगा, तो वो परिवार भगत सिंह का परिवार है। तो इसमें हम भगत सिंह जी का ओरिजिनल फ़ोटो उनको देते हैं, जिसमें वो एक शपथ लेते हैं कि देश के अंदर मैं सबसे आगे रहूँगा। तो इस तरह के भी अभियान हम लोग चलाते हैं और जो आपने सोच कहा कि भगत सिंह तो पैदा हो, पर पड़ोसी के घर में, उसको तोड़ने के लिए हम लोग काम करते हैं। जब कुलबीर सिंह जी ने आज़ादी के बाद इलेक्शन लड़ा, आपके दादाजी, जो खुद भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे और जो जी। खुद भी 12 साल जेल में रहे, जी, जी। अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ते हुए, भगत सिंह की शहादत के बाद भी। जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा तो मैंने ये सुना है हुसैनेवाला वाले लोगों से, जब मैं भगत सिंह की जेल डायरी की रिसर्च के लिए भगत सिंह जी के लिए मैं जब हुसैनेवाला गया, जी। कि जब लोगों को पता लगा कि भगत सिंह का भाई कुलबीर सिंह इलेक्शन लड़ रहा है,
तो उन्होंने वोट तो डाले ही उनको, जी, साथ में नोट भी डाले जी, जी, जी। सपोर्ट दिखाने के लिए। ठीक, ठीक। क्या ये सच है? बिल्कुल ये सच है। आपने एकदम सही कहा कि लोगों को इतना उन पे ईमान और विश्वास था कि भई वो लड़ रहे हैं, तो भई उस तरह से उन्होंने सपोर्ट दिखाने के लिए भी आर्थिक रूप से भी मदद पहुँचाने की उन्होंने कोशिश करी कि भई वो एक बार यहाँ से हमारी नुमाइंदगी करें और परिवर्तन लेके आएँ। ठीक कहा आपने, लोगों का इतना भाव था, उनके प्रति इतना प्यार था। आप क्यों नहीं पॉलिटिक्स में उतरते हैं? क्योंकि आपके विचार एक ऐसी लेगेसी से आते हैं जो जिसने पूरे देश को प्रेरित किया और करती आई है और जी, करती रहेगी। जी। व्हाई डोंट यू एंटर पॉलिटिक्स? एक्चुअल में मेरा ऐसा मानना है अभिषेक जी कि हमारे देश में जो पॉलिटिक्स है, सिर्फ़ इलेक्शन लड़ने तक ही सीमित रह गई है, कि अगर आप इलेक्शन लड़ते हैं तो ही उसको हम लोग पॉलिटिक्स कहते हैं। पर मेरा मानना है पॉलिटिक्स के कई सब पार्ट्स हैं, कई उसके डायमेंशंस हैं, जिसमें जनजागृति भी आता है, जिसमें भगत सिंह तैयार करना भी आता है, सिर्फ इलेक्शन लड़ना ही नहीं आता, या हम ऐसे नौजवानों की फ़ौज तैयार करें, जो भगत सिंह से प्रभावित हों या भगत सिंह को जीते हों और फिर जाके वो आगे उस एमएलए की सीट पे या सांसद की सीट पे पहुँचे। तो सिर्फ इलेक्शन लड़ना ही मेरा मकसद नहीं है, मेरा जो कहना मतलब है, कि मेरा पॉलिटिक्स करते हैं, पर पॉलिटिक्स के मैंने देखा कई सारे डायमेंशंस हैं, जिसमें समाज सेवा भी है, जन जागृति भी है और भगत सिंह बनाना भी है। जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा कि हम लोग राइट, लेफ्ट, कांग्रेस सब कुछ बना पा रहे हैं, पर एक हिंदुस्तानी नहीं बना पा रहे। तो उस आप बीजेपी बोलने से डर क्यों रहे हो? नहीं, बीजेपी इसलिए मैंने राइट लेफ्ट बोला इस वजह से, बीजेपी भी है, जितनी भी पॉलिटिकल, कांग्रेस है, बीजेपी है या कम्युनिस्ट है हमारे यहाँ, या और जो स्टेट लेवल की पार्टीज हैं, वो नुमाइंदा उनका तो बन जाता है, पर वो हिंदुस्तानी नहीं बन पा रहा, भारतीय नहीं बन पा रहा। उसकी मैं लड़ाई लड़ता हूँ और उसको मैं करना चाहता हूँ कि वो हिंदुस्तानी बने, भारतीय बने, यानी कि भगत सिंह बने। क्यों ऐसा है कि एक परिवार जिन्हें क्रेडिट दिया जाता है देश आजाद कराने का, उस परिवार के नाम पर आज भी सरकारें चलती हैं? नोट पर महात्मा गांधी की तस्वीर है। कई लोग तो इस पर भी डिबेट करते हैं कि भगत सिंह की तस्वीर क्यों नहीं है, या चंद्रशेखर आजाद की तस्वीर क्यों नहीं है, या नेताजी। सुभाष चंद्र बोस की, नेताजी जी, की तस्वीर क्यों जी, नहीं है? जी, जी। पहली बात तो इस डिबेट के बारे में आपको क्या कहना है? क्या भगत सिंह जी इस बात से खुश होते कि नोट पर उनकी तस्वीर होती? देखिए, बात भगत सिंह जी की खुश या ना खुश होने की नहीं है। उन्होंने तो जो इतनी कीमती चीज़ आज़ादी जो हमें दे दी है, अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनका कैसे सम्मान करें। हमारे बुज़ुर्गों का, हमारे पूर्वजों का हम सम्मान कैसे करें, या किसी ने हमारे लिए कुछ किया हो उसका कैसे हम एक रिटर्न दे सकें, एक सम्मान के रूप में उसकी गरिमा बनाने के लिए। तो लोगों का कहना है कि जैसे अमेरिका में होता है कि वहाँ के महानुभावों के अलग-अलग करेंसी फिगर्स में वहाँ के लोगों की फ़ोटो होती है। तो उनका कहना है कि हिंदुस्तान का निर्माण करने में सिर्फ़ एक ही व्यक्ति नहीं रहा, कई सारे लोग हुए हैं। भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, नेताजी हैं, या ऐसे और भी जो महानुभाव हुए हैं। कुछ 5 लाख हाँ, ऐसे नाम हैं बिल्कुल, बिल्कुल जो सा जो लिखे गुमनाम हुए शहीदों, हैं। हाँ, हाँ। लिखे हुए हैं और ऐसे जो हमारे सामने नहीं आते। देखिए, आज हम्म, आज समाज की त्रासदी क्या है? हम्म। आज रैंडमली आप समाज के बीच में जाना और कहना हमें 10 शहीदों के नाम बता दो, क्रांतिकारी, नहीं बता जो पाएँगे। पहले पूछे शहीद क्या होता है, और शहीद तो क्या जेन होता अल्फा और जेन जी जो है वो है? पूछेंगे उस शहीद शहीद होता, अच्छा होता क्या रियली? है? अच्छा, ये आई वाज टॉकिंग टू अ जेन जी, हाँ, आई वाज टॉकिंग टू अ जेन जी, जी, एंड वो मुझे, मेरी उनसे बात हो रही थी। जी। शी वाज टॉकिंग अबाउट अ कंट्री, एंड ये कंट्री कब बना? ये बस 1947 में तो बना है। बताओ। मैं वो किसी और कंट्री की बात कर रहे थे। मैंने बोला और इंडिया कब कंट्री बना है? एंड शी हैड नो क्लू, देख पता ही लो, नहीं था उसको। देखो। तो मैंने बोला पाकिस्तान कब कंट्री बना है? हाँ, मैंने कहा 1947। जी, हम भी अभी कंट्री बने हैं, इससे पहले हम गुलाम थे। गुलाम थे, ठीक कहा। और अगर आपको लगता है कि 1947 में कंट्री बन जाने के बाद अभी कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए, तो आप गलत हैं। जी, थोड़ा पढ़िए। लोगों ने, बच्चों ने वर्ल्ड पॉलिटिक्स तो बहुत अच्छे से पढ़ ली है, पढ़ लिए, ठीक कहा। क्योंकि इंस्टा वो दैट इज मोर कूल ना, कि हाँ, गाजा में क्या हो रहा है, हाँ, वही पैलेस्तीन वही में क्या हो उसमें रहा क्या है, हो वो रहा बड़ा है, कूल है। सही कहा। लेकिन हमारे यहाँ क्या क्या हुआ है वो कुछ नहीं। वो नहीं कुछ पता। और जबकि इतिहास हमें सिखाता है कि अगर हमने कुछ गलतियाँ की हैं, किस वजह से हम गुलाम बने थे, अगर हम अपनी हिस्ट्री को पढ़ेंगे और उस समय के नौजवानों ने जो संघर्ष किया, अपने प्राणों की आहुति तक दे दी, तो उससे हमें इंस्पिरेशन ही मिलेगा। गलतियों को ठीक करने का मौका मिलेगा कि हमने डिवाइड नहीं होना, बँटना नहीं है। हाँ, अपने निजी स्वार्थों के चक्कर में अपने बड़े मकसद यानी जो देश है उसको नहीं खराब करना है, तो कुछ सीखने को मिलेगा। और ये आज़ादी मिली कैसे है, उसकी कीमत क्या है, उसकी ज़िम्मेवारी क्या है? जैसा आपने कहा जेनज़ीज़ को जब तक हम ये देंगे नहीं, तो समझेंगे कैसे? आप किसी को ज़िम्मेवारी नहीं दोगे तो जानेगा कैसे कि मेरा क्या दायित्व है, मेरा क्या है? टेकिंग फॉर ग्रांट, जैसे अगर हम कहें कि गांधी जी के अगर हम माध्यम से देखें तो फिर आज़ादी तो हमने 2 दिन सत्याग्रह करा और आज़ादी ऐसे ही मिल गई। जलियांवाला बाग तो हुआ ही नहीं, इतने सारे लोग शहीद तो हुए नहीं, फांसी का फंदा लोगों ने चूमा ही नहीं, 23 साल 24 साल के नौजवान तो शहीद हुए ही नहीं।
एनआईए तो फौज बनी ही नहीं, नेताजी का संघर्ष तो संघर्ष ही नहीं। तो इन सब का एक सम्मान होना चाहिए और पीढ़ी को बताना चाहिए कि आज़ादी कैसे मिली है। अलग-अलग माइंडसेट के लोग थे, पर सबका मकसद था देश आज़ाद होना चाहिए। उसमें सब कैसे इकट्ठा हुए, ये सारा बताना चाहिए। एक ही चीज़ पे श्रेय नहीं दे देना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि अगर गांधी जी के सत्याग्रह या उस तरीके से अगर हम माने कि हमें आज़ादी मिली है, तो हमें फिर सरहद पे भी वही करना चाहिए। जिस दिन हमने सरहद पे वो शुरू कर दी, तो फिर कितना हम लोग आज़ाद रह पाएँगे या कितनी हमारी सरहदें सुरक्षित रहेंगी, इसका जवाब हमें अपने आप मिल जाएगा। उधम सिंह, सरदार उधम सिंह, जो जलियांवाला हत्याकांड का जिन्होंने बदला लिया, लेने का प्रयास किया, जी, उनके जेब में एक फोटो मिला था शहीद आजम भगत सिंह का। लेकिन एक फोटो शहीद जी, आजम जी। भगत सिंह भी जेब में लेकर घूमते थे, वो था करतार सिंह सराभा का। 19 साल का वो नौजवान, नौजवान, बिल्कुल ठीक जो कहा। देश के लिए जिसने शहादत हासिल की। सही कहा। प्लीज उनके बारे में बताइए, जी, जी, बिल्कुल और आपने क्योंकि मैं बहुत चाहता हूँ ये पॉडकास्ट सिर्फ शहीद आजम भगत सिंह के बारे में ना हो, हर उस माँ के बारे में हो जिसने वो बलिदान दिया, हाँ, हर उस शहीद के बारे में हो जिसका कहीं नाम ही नहीं है। नाम ही नहीं है। और ये आपसे बेहतर कौन बता सकता जी, है? जी, आपने जी। तो लड़ाई लड़ी है जी, एक शहीद शहीद म्यूजियम के लिए, जी, 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 तो हम ठीक उस है। पर भी आएंगे। पहले जी। आप थोड़ा करतार सिंह और सराभा बहुत जी के अच्छा बारे में किया और बताइए। मैं यही इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा, जो आप जब हम भगत सिंह जी की डिस्कशन करते हैं तो वो बहुत बड़ा हो जाता है। हम्म, बड़ा इन द सेंस कि जब फिर आएगा कि भगत सिंह जी का संगठन क्या था? हम्म, भगत सिंह जी का संगठन क्या था? चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ऐसे महान लोग, रोशन लहरी, ठाकुर महावीर सिंह, ऐसे कई नाम आएँगे, सुखदेव, ये सब एचएस के थे, बिपिन रॉय या जतिंदर शहीद जितेंद्र नाथ, जैसे ऐसे कई सारे नाम आ जाएँगे। तो हम आपने बहुत अच्छा किया कि जब हम भगत सिंह जी की बात करें तो हम्म, चीज़ें बढ़ती जाती हैं। और उसी तरह जब हम भगत सिंह जी की बात करेंगे तो फिर 19 साल के करतार सिंह सराभा का भी ज़िक्र होना बहुत ज़रूरी है, हम्म, क्योंकि उन्होंने वो भगत सिंह जी को प्रेरणा दी। जैसे मैंने बताया कि हमारे घर में आज़ादी की लड़ाई शुरू से होती थी और उनके हम्म, दादाजी अर्जुन सिंह जी गदर पार्टी आंदोलन में बढ़-चढ़-कर हिस्सा लेते थे। जब प्रवासी भारतीय जो विदेशों में रहते थे, उनको लगा कि हमारा देश, जैसे वो जब ग्लोबल दुनिया में गए तो उनको लगा कि हमारा देश बहुत असहाय है, उस पे शोषण हो रहा है, हम ग्लोबली कहीं नहीं है, तो अब वक़्त है कि अब ये सब सुखों को त्याग के देखिए, आज लोग बाहर भागने को जाते हैं। वो 19 साल की उम्र में वहाँ से ठोकर मार के आए थे, अपनी सुख-सुविधाओं को अमेरिका से, और हिंदुस्तान में आके क्रांति की लड़ाई में शामिल हो गए, जिसे हम गदर आंदोलन के नाम से जानते हैं। गदर पार्टी मूवमेंट, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था। देश में चलो। देश नु चलो, उन्होंने आके गीत भी गाया और अपने उस नज़म को जिया, सिर्फ गाया नहीं, उसको जी के भी सफ़र कर करके लोगों को इकट्ठा किया गदर पार्टी मूवमेंट में। तो करतार सिंह सराभा जी भी घर पे आया करते थे, भगत सिंह जी उनको देखते थे। ड्राइंग रूम में बैठ के चुपके से, जब देश की आज़ादी की बातें हो रही 6 हैं, साल के थे भगत 6 सिंह जी। साल के थे और वो एक नौजवान खड़ा हो रहा है, हम्म, सबको प्रभावित कर रहा है, तराने गा रहा है, कभी कहाँ जा रहा है, कभी कहाँ जा रहा है। तो एक आदर्श के रूप में उस 19 साल के नौजवान की वो फ़ोटो, यानी अपने गुरु के रूप में उनको मानते थे, करतार सिंह सराभा जी। जैसे 19 साल का वो नौजवान, वही मैंने कहा ना, उनका कितना बड़ा त्याग है। आज कोई सुख-सुविधाएँ छोड़ने नहीं चाहता और सुख-सुविधाओं को और जोड़ने के लिए हम विदेश जा रहे हैं। वो चीज़ें उनको मिल चुकी थी, उसको ठोकर मार के वापस हिंदुस्तान में आके आज़ादी की लड़ाई लड़ी करतार सिंह सराभा जी ने, और 19 साल की उम्र में उनको भी फांसी हो गई। तो उनकी जेब में एक प्रेरणा स्रोत के रूप में वो हमेशा रहते थे, और ये बात भी उनकी माताजी ने ही एक इंटरव्यू के दौरान जी। सबको बताई कि भगत सिंह जी की जेब में वहाँ करतार सिंह सराभा दी तस्वीर हुंदी सीगी, जेड़ी उनको, जो उनको प्रभावित करती थी हिंदी में, यानी जो उनको हौसला देती थी, हौसला हिम्मत देते देती थी। तो उसी तरह आपने बताया उधम सिंह जी का जब ज़िक्र किया, अब वो उधम सिंह जी का क्या योगदान कम है क्या? अगर 1919 जलियांवाला बाग का अगर उन्होंने बदला ना लिया होता, तो दुनिया का इतिहास हिंदुस्तान के ऊपर हँसता। 2019 में 100 साल हुए जलियांवाला बाग के। अगर शहीद उधम सिंह ने वो बदला जाके 7 समुंदर पार ना लिया होता, तो दुनिया क्या कहती कि हिंदुस्तान में उस समय करोड़ों की आबादी थी क्या? एक भी कोई जिगरे वाला नहीं था। एक के अंदर गैरत नहीं थी कि वहाँ आके तुम्हारे को गोलियों से कोई भून के चला गया और वहाँ पे तुम लोगों के हिंदुस्तान में कोई, यानी जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं, मर्द नहीं था कोई पुरुषार्थ नहीं था हिंदुस्तान का। पर उधम सिंह के रूप में वो आया, जिसने उसका बदला लिया, और उनकी महानता देखिए। जब वो अदालत में गए तो वो कह रहे हैं कि मैं उधम सिंह नहीं है मेरा नाम, राम मोहम्मद सिंह आज़ाद मेरा नाम है। यानी ये बदला लेने उधम सिंह नहीं, पूरा हिंदुस्तान पूरा आया। हिंदुस्तान आया तो था। एक प्रेरणा है, ये सबको पता होना चाहिए, उनका जन्मदिन कब है, उनकी शहादत कब है। ये बहुत बेसिक चीज़ें, इन महान वीरों के बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये सवाल हमसे ही खड़ा हो जाता है। आप कभी कल्पना करके देखिए, जब मैं भगत सिंह जी या हम सबकी बात कर रहे हैं, मुझे पता हो कि कल मैं अपने परिवार को नहीं देख सकता। मैंने एक अपने ऊपर भी करके देखा था ये चीज़। कल मुझे पता हो कि भई मैं अपनी माँ को नहीं देख पाऊँगा, अपने पिता को नहीं देख पाऊँगा, अपने दोस्तों को नहीं मिल पाऊँगा। मुझे 3-4 रातें नींद नहीं आती थी। अगर आप फ़ील करो ना कि कल मेरे को फांसी हो जाएगी, या मेरे को कल ये सारे जो मेरे साथी हैं बिछड़ जाएँगे, कभी नहीं मिलेंगे, माँ नहीं देख पाऊँगा, और वो माँ
जिसको पता हो कि कल मेरा बेटा मुझे नहीं मिलेगा, आप बताओ क्या उनकी हिम्मत होती होगी, क्या उनका जज़्बा था, क्या उनका त्याग था जिसको शब्दों में आप बयान ही नहीं कर सकते। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, इन महान वीरों की अगर आपने सच में शहादत को जानना है, आप सिर्फ़ एक बार रात को सोते हुए इतना इमेजिन कर लेना, कल मैं अपने परिवार को नहीं मिलूँगा। आपको नींद आ जाए तो मेरा नाम याद आ जाए। आप कभी ये कल्पना करके देखना कि कल सुबह मैं अपने परिवार को नहीं देख पाऊँगा, अपनी माँ को नहीं मिल पाऊँगा, अपने पिता को नहीं मिल पाऊँगा, या अगर आप शादीशुदा अपने बच्चों को नहीं देख पाऊँगा। उन माँओं ने भी तो अपने बच्चों को खोया था, उस पिता ने भी तो अपने बच्चे को खोया था। किसी भी क्रांतिकारी शहीद की आप उम्र उठा के देखना, 26-25 साल से ज़्यादा नहीं मिलेगी। क्या उनके माँ-बाप का सपना नहीं था कि ये भी हमारा परिवार बनाए या खुशहाल होके जिए? इन सब के अगर आप कोर्ट की डिबेट्स पढ़ोगे, सब इंटेलेक्चुअल थे। राम प्रसाद बिस्मिल जी को भी वो ऑफ़र किया गया कि आप ₹5000 ले लो उस समय 1927 में, कि आप छोड़ दो ये क्रांति की लड़ाई। क्योंकि जब वो अपनी ज़िरा करते थे तो अच्छे-अच्छों के पसीने छुड़ा देते थे, हुँ, ये अपना पक्ष रखते थे। हुँ। तो ये सब बहुत बुद्धिजीवी लोग थे। उन्होंने एक सपना देखा हमारे लिए। सिर्फ़ ये नहीं कि जोश के आवेश में वो आ गए, चाहे हम मदन लाल ढींगरा की बात करें, हैं? मदन लाल ढींगरा का भी अपना आप समझ गए ना? आप बहुत। किसी की भी आप ज़िक्र और वो करें, वहाँ जो जा ज़िंदगी हाँ, वो जी सकते थे, वो छोड़ के वो छोड़ सब के कर रहे थे। उन्होंने संघर्ष किया। आप उनकी स्टेटमेंट्स वो पढ़ो। कब कितने पढ़े लिखे थे हाँ, और और उनकी स्टेटमेंट्स पढ़ो तो आई ओपनर्स हैं। हुँ, वो कह रहे हैं कि अगर जर्मनी वाले को इंग्लिश पर्सन या अंग्रेज जर्मन को मारता है तो वो एक देशभक्त है। हुँ। हाँ? क्योंकि आपको है कि भी जर्मन आप पे यातनाएँ करेगा, ये करेगा, या हिंदुस्तान का जो आप लोगों ने हाल कर रखा है और जो मैं लड़ने आया हूँ हिंदुस्तान की तरफ से, तो फिर मैं क्या हूँ? बहुत ही डैशिंग हाँ, आप पर्सनैलिटी समझो थे ना, वो। आप हाँ। उनकी स्टेटमेंट्स पढ़ो, आप इन सब की, तो मेरे ख्याल इनकी स्टेटमेंट्स को स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए। इन लोगों ने क्यों बचते हैं हम हाँ, अपने हीरोज़ को स्कूलों तक ले जाने में? मेरे क्यों लग जाते हैं 50 साल यादविंदर सिंह संधू को एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की टेक्स्ट बुक में से निकलवा देने के लिए कि हाँ, क्रांतिकारी आतंकवादी? बताओ। भगत सिंह के नाम के आगे से शर्म भी नहीं आती लोगों को जी, जी, जी। कि तुम्हारे देश का अब तक का सबसे बड़ा हीरो है वो, और इसमें कोई डाउट नहीं है। और भगत सिंह एक ऐसी चीज़ है, मैं आज भी बता रहा हूँ, साउथ ईस्ट एशिया को जोड़ने में सबसे बड़ा नाम है। एक ऐसा किरदार जिस पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। ऐसा किरदार जो पाकिस्तान को भी हिंदुस्तान से जोड़ सकता है। ऐसा किरदार जो बांग्लादेश को भी हिंदुस्तान से जोड़ सकता है, जो श्रीलंका को भी हिंदुस्तान, यानी साउथ एशिया का मैं मानूँगा लेनिन है वो। उतनी बड़ी फ़िगर है जो सबको एक कर देती है। मैं एक बारी हमें फ़िरोज़पुर, वही आप गए, हुसैनी वाला बॉर्डर मैं है। चाहता हूँ आप बताएँ। हाँ, वो भी एक बॉर्डर एरिया है। जी, जी, उससे जैसे जुड़ी कहानी है एक। जी, जी, जैसे अमृतसर का बॉर्डर है जी। अटारी, ऐसे ही हुसैनी वाला भी हिंदुस्तान-पाकिस्तान का बॉर्डर एक है। प्रेमाइस सेट कर देता हूँ, बहुत सारे लोग राजघाट जाते हैं, गांधी जी की वहाँ पर रिमेन्स हैं और वो एक समाधि बनाई हुई है। बहुत सारे लोग जलियांवाला बाग जाते जी, हैं, जो वहाँ पे मैसेकर हुआ उसके लिए वहाँ पे एक स्थान बनाया हुआ है, एक समाधि बनाई हुई है। भगत सिंह जी की समाधि कहाँ है? नहीं पता है आपको। भगत सिंह जी की, सुखदेव की, राजगुरु की, बटुकेश्वर दत्त की समाधि है हुसैने वाला बॉर्डर पर, जिसकी हम अब कहानी सुनने वाले हैं। मुझे भी नहीं पता था जब तक मैं भगत सिंह की जेल डायरी करना या पढ़ना शुरू नहीं किया, और मुझे यादवेंद्र जी ने बताया कि आप एक बार वहां जाकर आइए, उस हवा में आप महसूस कर सकते हो। जी, 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 आप तो खुद वहाँ गए हैं, क्योंकि उनका अंतिम संस्कार वहाँ किया गया था। जो मैंने कहा, लाशों के छोटे-छोटे टुकड़े कर दिए, जिसको माँ ने अगले दिन और यानी रात को टुकड़े भी इसलिए कर दिए कि कोई पहचान ना लगे ये भगत सिंह भगत है। सिंह है। लाशों के टुकड़े कर दिए अंग्रेज़ों ने, हम्म, और मिट्टी का तेल डाल के सतलुज नदी के किनारे जलाया जा रहा था। जब भारतीयों को पता चला, परिवार वाले वहाँ भाग के पहुँचे, तो कुछ अवशेष वहाँ बच गए, कुछ को सतलुज नदी के किनारे फेंक दिया गया। तो वही आपने कहा, लोग पहचान ना सके, तो माँ ने जब आँचल में उनको इकट्ठा किया, पैर, हाथ कहीं से बच्चों के जो अवशेष मिले, और अगले दिन जब उनका संस्कार किया गया, वही वो जगह है हुसैनी वाला फ़िरोज़पुर। मेरे ख़्याल से एक ऐसी जगह, मैं आपसे माध्यम से फिर अपील करूँगा, जैसे हम मंदिर जाते हैं, धार्मिक जगहों पे जाते हैं, अपने बच्चों को इस जगह पे भी ज़रूर लेके जाइए। आप सब भगत सिंह से प्यार करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, पर सिर्फ़ उसको वहीं तक सीमित ना रखें। आपको पता होना चाहिए कि उनकी समाधि कहाँ है। ये बहुत बड़ा सवाल है, अगर हमें यही ना पता हो कि भगत सिंह की समाधि कहाँ है, और सही आपने आज के पॉडकास्ट में ये सवाल उठाया, आधे हिंदुस्तान को नहीं पता होगा। भगत सिंह जी के चाहने वालों तक को नहीं पता होगा, जो डीपी पे अपनी उनकी फ़ोटो लगाते पूरों को होंगे। नहीं पता। हाँ, जो डीपी लगाते होंगे, उनको नहीं पता होगा कि वो समाधि है भगत सिंह की, आप आधे कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ किसी को नहीं पता। नहीं पता होगा। मैं कहीं, हम फंक्शंस करते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, भगत सिंह जी के नाम पे जोश में सारे आ जाते हैं, हम करेंगे भाई साहब, आप आओ, हम आपके साथ प्रोग्राम करेंगे। जब मैं उनसे बेसिक ही सवाल पूछता हूँ, क्या भगत सिंह जी की समाधि पता है आपको कहाँ है? पूरा हॉल शांत हो जाता है।
बहुत बुरा लगता है कि एक भी हाथ उठ के नहीं कहता। तो वहीं पे हम जब समाधि पे गए, तो मैंने जैसे कहा कि साउथ एशिया में अगर एक कोई फिगर है ना, भगत सिंह है, आप कभी देखना। यहाँ तिब्बत का जो रेवोल्यूशन चल रहा है, वो लोग भगत सिंह को पढ़ते हैं, आपको पता है? वो लोग कह रहे हैं कि हम उस रेवोल्यूशन को पढ़ते हैं कि उन्होंने कैसे आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, जब हम चाइना से उनका संघर्ष चल रहा है। तो उसी तरह साउथ एशिया, मेरा जो कहना है कि एक ऐसी फिगर जो नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल है, सच में आप किसी का भी किरदार उठा के देख लेना, सब महान है। मैं आप किसी पे, हुसैनी वाला का किस्सा बताने वाले थे। हाँ, तो जब वहाँ पे हम बॉर्डर पे बैठे, इंडिया पाकिस्तान का वो बॉर्डर है, तो वहाँ पे जब पाकिस्तान के लोगों को पता कि भगत सिंह का परिवार भी यहाँ आया हुआ है, वो भी इस रिट्रीट को देख रहा है, तो वहाँ से उन्होंने माइक पे एक नारा शुरू किया, मेरा सिंह, तेरा सिंह, भगत सिंह, भगत सिंह। यानी तेरा भी सिंह वही है जो हमारा भी सिंह है, वो है भगत सिंह। यानी तुम्हारा भी शेर वही है, हमारा भी शेर वही है। तो उससे एक लगा कि भाई एक ऐसी फिगर है भगत सिंह जो सबको कनेक्ट कर सकती है, पाकिस्तान को भी हिंदुस्तान के साथ, या हिंदुस्तान को पाकिस्तान के साथ, या बांग्लादेश के साथ, या श्रीलंका के साथ। एक ऐसी फिगर है जो अगर जोड़ती है। अगर आप ये नहीं समझ पाए तो मैं आपको फिर से बताता हूँ। जैसे अमृतसर बॉर्डर पर रिट्रीट होता है, वाघा बॉर्डर पर एक अटारी बॉर्डर, और वाघा, हाँ, वाघा इज पाकिस्तान, अटारी इज इंडिया। वहाँ पर एक रिट्रीट सेरेमनी होती है जिसमें उधर की आर्मी अपनी तरफ से करतब दिखाती है, इधर की आर्मी अपने करतब दिखाती है, और हम दोनों हाँ, तरफ ऑडियंस एंजॉय करती है। उसी तरह की एक रिट्रीट हुसैने वाला बॉर्डर पर भी होती है, जो कि इंडिया पाकिस्तान का ही बॉर्डर है। उस उस रिट्रीट पर जी, जी, जी। क्या ऐसा हुआ कि उधर से भी उन्होंने अनाउंस किया भी, नारे पाकिस्तान ने लगाए अनाउंस लोगों ने, किया? हाँ, कि जब उनको पता चला कि भगत सिंह जी की फैमिली भी यहाँ आई हुई है, उनके ग्रैंडसन भी बैठे इस रिट्रीट को देख रहे हैं, तो उन्होंने एक जब आप अपना, गए थे वहां? जी, जी, मैं खुद गया था वहाँ पे, तो उन्होंने वहाँ पे नारा दिया कि हम एक नारा बोलेंगे, आप लोग भी हिंदुस्तानी भी हमारे साथ बुलंद करिएगा कि तेरा सिंह, मेरा सिंह, भगत सिंह, भगत सिंह। यानी तुम्हारा भी सिंह वही है, हमारा भी सिंह वही है, जिसका नाम भगत सिंह है, भगत सिंह है। तो ऐसा करके उन लोगों ने अपनी तरफ से एक सम्मान दिखाना चाहा कि भाई भगत सिंह को हम भी एडमायर करते हैं। तो मेरे ख्याल से एक ऐसी वो फिगर है जो सबको कनेक्ट करने में एक बहुत अहम भूमिका निभा सकती है। आप साउथ ईस्ट एशिया की बात कर रहे हो, मैं हिंदुस्तान पे आ जाता हूँ। साउथ वाला, जो साउथ में लोग हैं, जी, उनको अपनी लैंग्वेज चाहिए। हाँ, जी। वो कहते हैं कि यहाँ पे अगर तुम कन्नड़ा नहीं बोलोगे तो बड़ी दिक्कत है, फिर तुम वापस चले जाओ। जी। महाराष्ट्र जाओ तो वो कहते हैं कि अगर मराठी में बोर्ड नहीं होगा हुँ, तो तुम वापस चले जाओ। जी। पंजाब में एक अलग मुहिम चल रही है, जो पंजाब में कम और विदेशों में ज़्यादा चल रही है, जी, जी, जिसको जी, कहते सही हैं द कहा। खालिस्तान खालिस्तान मूवमेंट। कहते हैं, ठीक है। वो कहते हैं जी पंजाब को अलहदा कर दो हिंदुस्तान से। आप इसे कैसे देखते हो? आप एक ऐसे परिवार से आते हो जिसने पीढ़ियां लगा दी इस देश को एक करने में। जब ये सब आप पढ़ते हो खालिस्तान के बारे में, या फिर साउथ साइड जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, या फिर जो महाराष्ट्र में लैंग्वेज को लेके प्रॉब्लम हो रहा है, कैसे देखते हो आप इसको? मैं इसी पे आपको उदाहरण देता हूँ अजीत सिंह जी का, जो भगत सिंह जी के चाचा जी अजीत सिंह जी। आप मेरे सर पे पगड़ी देख रहे हो, हम बहुत सम्मान के साथ हर हिंदुस्तानी बाँधता है। चाहे वो किसी भी प्रदेश से किसी भी आता हो, प्रांत से आता हो। किसी भी प्रांत से आता हो, किसी भी धर्म या जाति से आता हो। तो इसका एक उन्होंने संघर्ष किया था, पगड़ी समाज किसानों के लिए एक आंदोलन खड़ा किया था, जिसमें उनको सफलता भी मिली थी अंग्रेज़ों से लड़ते हुए, जिस वजह से अंग्रेज़ों ने उनको 40 साल का देश निकाला दे दिया। जब वो आज़ादी हमारे देश को मिलने वाली थी, उससे 3-4 महीने पहले हिंदुस्तान वापस आए अजीत सिंह जी। तो जब उनको पता चला कि हिंदुस्तान तो आज़ाद हो गया, पर हिंदुस्तान पाकिस्तान बन गया, यानी हिंदुस्तान के 2 टुकड़े हो गए। उनको ये चीज़ बहुत बुरी लगी। उन्होंने हॉटलाइन पे पंडित जवाहरलाल नेहरू से बात करी कि इसलिए नहीं हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, इसलिए नहीं हमने त्याग किया था कि हिंदुस्तान के 2 टुकड़े हो जाएँ। हिंदुस्तान के 2 टुकड़े देख के उनको इतना बुरा लगा कि उनको सदमा आया, उनको हार्ट अटैक आ गया। यानी हिंदुस्तान 15 अगस्त को आज़ाद हुआ, 16 अगस्त को उनको अटैक आ गया। डलहौज़ी में वो रहते हैं थे, क्योंकि उनको साँस की प्रॉब्लम थी। और डलहौज़ी में उनकी समाधि भी बनी हुई है इंडिया में। तो वहाँ पे उनको अटैक आया, ये चीज़ उनको इतनी बुरी लगी। तो ये चीज़, जैसे आपने कहा, सुन के बहुत बुरा लगता है। कहीं पे हम भाषा के नाम पे, कपड़ों के नाम पे, लैंग्वेज के नाम पे लड़ रहे हैं, बहुत बुरा लगता है ये देख के, और ऐसा होना नहीं चाहिए। हर भाषा का सम्मान होना चाहिए, हम करते भी हैं, होना भी चाहिए। जहाँ की लोकल भाषा जो है उसका मान-सम्मान होना चाहिए, पर उसके लिए भेदभाव नहीं होना चाहिए। देश सारा एक है। ये जो कुछ स्वार्थी लोग जो होते हैं, जो अपने फ़ायदे के लिए, एक सेंसेशन क्रिएट करने के लिए, भई आप हमारी भाषा नहीं बोलोगे तो हम आपको मारेंगे, या उनको तंग करेंगे, या जो भी करते हैं, ये बहुत गलत और बुरा लगता है। हिंदुस्तान एक है, इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में पंजाब का भी उतना योगदान है जितना दिल्ली का है, बिहार का है, कलकत्ता का है।
ये चीज़ का अभाव अगर हमारे देश में जो हो रहा है, जो हम नहीं जान पा रहे, जिस वजह से ये इस तरह की बातें हमें देखने को मिलती हैं। तो इसीलिए एक राष्ट्रीय शहीद संग्रहालय हमारे देश में होना हम्म। बहुत ज़रूरी है। आप इसी काफी साल से इसके लिए जी, लड़ाई जी, लड़ रहे हम हैं। लोग संघर्ष कर रहे हैं और हमने डाटा भी इकट्ठा किया है कि एक ऐसा राष्ट्रीय शहीद संग्रहालय होना चाहिए, जहाँ पे कोई भी हिंदुस्तानी जब घुसे, उसको स्टेट वाइज़ शहीदों के नाम पता चलने चाहिए कि ये बिहार के हैं, ये कलकत्ता के हैं, ये पंजाब के हैं, ये हरियाणा के हैं, ये फिर राजस्थान लोग के हैं। उसमें भी डिवाइड ढूंढ लेंगे, पंजाब के ज्यादा है, बिहार के कम है, राजस्थान के ज्यादा है, बंगाल के कम है। जी, जी, पर जो तथ्य होगा वो तथ्य ही रहेगा। पर अगर हम वो पढ़ेंगे, तो एक इंडिविजुअली जो कोई वहाँ जाएगा तो उसको समझ में आएगा। भई अगर कोई किसी स्टेट का आदमी है, वो अभिमान करेगा भई हमारी वजह से आज़ादी मिली, तो उसको पता चलेगा नहीं कोई और भी था, जिसने इस हिंदुस्तान को बनाने के लिए संघर्ष किया है। तो एक मैसेज जाता है, आप एक कहाँ जो तक पहुंची है ये कवायद, क्योंकि आप बहुत साल से रहे, हाँ, हम मेरे लोग ख्याल तो से करीब 10 साल से आप, हाँ, या ज्यादा। 10 साल मान लेते हैं, 10 साल हो गए संघर्ष को करते हुए हमें। हमने डाटा तो काफ़ी इकट्ठा कर लिया और हम तो आपके माध्यम से फिर बोलते हैं, हमारी भारत सरकार को कि अगर वो एक राष्ट्रीय शहीद संग्रहालय बना सकती है, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर वो कहीं न कहीं असमर्थ हैं, हमने उनको पत्र भी लिखे हैं, अगर वो लोग असमर्थ हैं तो वो हमें कहें, हम उसको बना के दिखा देंगे कि कैसे एक राष्ट्रीय शहीद संग्रहालय होता है, जहाँ पे हिंदुस्तानी जाए। जैसे आपने कहा ना, हर चीज़ का समाधान, ये क्रांतिकारी शहीद हैं। आपने कहा भाषा के नाम पे लड़ते हैं, आप इनकी जीवनियाँ इनको पढ़ाओ, इनका संघर्ष इनके बारे में लोगों को बताओ, भागा जतिन के बारे में लोगों को बताओ, चापेकर बंधुस के बारे में बताओ, तो इनको बताओ ना कि वो किसके लिए लड़ते थे। ये हिंदुस्तान वो बना के गए, इसी के लिए उन्होंने आज़ादी दी थी। तो हर चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाएगा, जो गलत लोग हमारे हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं, चाहे खालिस्तान के नाम पे हो, चाहे भाषा के नाम पे हो या चाहे किसी और चीज़ के कश्मीर नाम हुए पे, कुछ। किसी भी रूप में हो। तो हर चीज़ का समाधान एक क्रांतिकारी शहीद है। भगत सिंह जी का जो नारा था, जी। इनकलाब जिंदाबाद, जी, जी, जी। क्या मायने हैं उसके आज की दुनिया में? हाँ, बहुत ज़्यादा मायने हैं। मुझे जो भगत सिंह जी के चाहने वाले मिलते हैं, जो उनको एडमायर करते हैं, वो कहते हैं कोई समस्या आती है या कोई दुविधा में हम होते हैं, तो भगत सिंह जी की तस्वीर के सामने जाते हैं और सिर्फ़ इतना ही बोलते हैं, इनकलाब ज़िंदाबाद। पता नहीं कहाँ से क्या कुदरती ताकत आ जाती है, फिर वो समस्या अपने आप दूर हो जाती है। तो भगत सिंह जी का दिया हुआ नारा है गुरु जी का, इनकलाब ज़िंदाबाद, यानी बदलाव। लॉन्ग लिव द रेवोल्यूशन, जी। कि अंदर जो आग है वो जलती रहनी चाहिए, हाँ, वही, वही, वही। चाहे वो किसी भी चीज के खिलाफ हो, किसी भी गलत चीज के खिलाफ अगर आपके अंदर आग जल रही है तो आप इनकलाबी हैं। इनकलाब भी हैं हैं। और इनकलाब जिंदाबाद हाँ, बोल सकते बोल हैं। सकते हैं, बिल्कुल ठीक कहा। किसी भी बुराई को रोकने के लिए, किसी भी गलत चीज़ को ठीक करने के लिए, तो बहुत बड़ा हमें वो एक स्लोगन दे गए हैं, इनकलाब ज़िंदाबाद के नाम से, तो उसको जीना चाहिए, उसको महसूस करना चाहिए। इंसान है, देखिए ना, जानवर भी जीता है, सुबह उठता है, खाता है, पीता है, सो जाता है, पर इंसान के पास दिल और दिमाग दोनों दिए हैं परमपिता परमात्मा ने, तो उसको एहसास को ज़िंदा रखना है, तो कुछ ना कुछ करना चाहिए, जो गलत हो रहा है। ये इनकलाब जिंदाबाद ट्राई करके देखिए, बहुत मजा आएगा। सारी समस्या दूर हो जाएँगी। तो रिलीजन की बात आपने करी, रिलीजन के नाम पे भी मैं भारतीय लोगों हिंदू, को मैं मुसलमान, मैं सही, सिख, मैं सही। ईसाई, ये सब बहुत होता है। हमारे देश का सबसे बड़ा रेवोल्यूशनरी जो एक नेशनलिस्ट था, देश हित में था, देशवादी था, राष्ट्रवादी था, वो एक एथिस्ट था, वो धर्म में नहीं मानता था। क्या ये सही है? भगत सिंह धर्म में नहीं मानते थे? देखिए, भगत सिंह जी के साथ ये है कि जो उनकी चीज़ें लिखी हुई हैं, उनको हर कोई अपने-अपने हिसाब से इंटरप्रेट करता है। कोई उनकी बात मज़दूरों के बारे में होगी तो लेफ्टिस्ट कहते हैं हमारे है। अगर कोई बात उनकी समाज के बारे में होगी तो राइटिस्ट कह देंगे देखो, या नेशनलिस्ट कह देंगे देखो हमारे लिए। तो मेरा तो मानना है वो नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी थे, और राष्ट्रवादी जो व्यक्ति होगा वो सभी का सम्मान करेगा, सभी धर्मों का, सभी जातियों का जिनको बनाया जाता है, उनका सबका सम्मान करेगा। और आपने कहा भगत सिंह जी को एथिस्ट, उनका एक लेख मेरे ख्याल से आप उस पे जी। फ़ोकस करना चाहिए, व्हाई आई एम एन एथिस्ट। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उसकी स्टार्टिंग में ही उन्होंने क्लियर किया है कि मैं ये लेख क्यों लिख रहा हूँ। एक रणजीत सिंह करके एक कैदी थे जो देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, वो जेल के अंदर आए। तो भगत सिंह जी ने उनसे मिलने की इच्छा जताई कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। वो सिख थे, तो उन्होंने कहा भगत सिंह मैं तेरे से क्यों मिलूँ, तूने तो अपने बाल कटा दिए, नहीं केस कटा दिए। तो भगत सिंह जी ने उस उनके लिखे हुए पत्र के जवाब में अपना पत्र लिखा था कि भाई मैं, आपने तो कहा है कि मैंने अभी बाल कटाए हैं, मैं तो अपना सर भी कटाऊँगा अपने देश के लिए। मैं जो सिख धर्म की परंपराओं को सिर्फ ये नहीं मानता कि भई मैंने केस रख ली तो सिर्फ मैं सिख हूँ। मैं उसको जीने के भाव को मानता हूँ जो मुझे गुरुओं ने सिखाई है कि देश पहले है, कर्म पहले है, संघर्ष पहले है, त्याग पहले है, जो सिख धर्म के मूल मंत्र हैं। वाह! कि मैं उनको जीता हूँ। मैं धर्म को, यानी उस चीज़ को जीने में विश्वास करता हूँ
उसके सिंबॉलिक्स को विश्वास नहीं करता हूँ। तो उन्होंने इसका वो जवाब तब उन्होंने वायमन एथियस्ट की पूरी जो लेख है लिखा, और वो लेख अगर आप पढ़ते भी हैं तो उनका कहना ये है कि भई हिंदुस्तान के लोग असहाय हो गए हैं। वो कहते हैं कोई ऊपर से कोई अवतार आएगा जो आके हमारी गुलामी की बेड़ियां तोड़ेगा। कर्म को उन्होंने सर्वप्रथम रखा। यही गीता का उपदेश है, यही गुरु ग्रंथ साहब का उपदेश है, मैं अगर हम माने तो उसी में उन्होंने कहा कि कोई अवतार नहीं आएगा, आपको अपना अवतार खुद ही बनना होगा। यानी जिसे हमने कहा कि भगत सिंह खुद ही बनना होगा, देश को अगर अच्छा करना है तो भगत सिंह खुद ही बनना होगा। तो उनका कहने का मतलब था कि कोई अवतार नहीं आएगा इस गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए, हमें खुद संघर्ष करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। उनके लेख से हमें ये देखने को मिलता है। तो उसका एक इंटरप्रिटेशन ये लगी है, शायद वो नास्तिक है। अगर वो बुराइयों के खिलाफ बोल रहे हैं या अंधविश्वास के खिलाफ बोल रहे हैं तो उनको एक नास्तिक की संज्ञा शायद देना उनको लगाया गया। तो मेरा ऐसा मानना नहीं है। उनका आप लेख पढ़ोगे ना, तो यानी हर धर्म की जो बातें हैं, पर धर्म की बातों को भी तो मानना है। सिर्फ धर्म की बातों भाई ये है, पर धर्म की भी तो बात को मानना है कि सबको सम्मान हक देना है। जैसे उन्होंने उनको जवाब में कहा कि भाई मैं सिख परंपरा के जो सिंबॉलिक है उसको नहीं, उसके परंपरा के जो प्रिंसिपल्स उनको जीना चाहता हूँ और उनको जी के दिखाऊंगा। वो दिखाया भी कि अभी तो मैंने बाल कटाए, अभी तो मैंने देश के लिए सर भी कटाना। गुरुओं ने भी किया हमारे। जी। और यही सिख धर्म का यही मतलब है। हाँ, मूल मंत्र जो ओरिजिन हुआ वो इसीलिए हुआ कि वो रक्षा कर सके। और जब देश या धर्म की बात आए तो बंद कटा दे, अपने शरीर के अंग को कटा दे। तो उन्होंने कटा के मिसाल हमारे गुरुओं ने हमारे सामने रखी भी है। तो वही उनका मूल मंत्र था, पुरजा कट मरे कभू न छाड़े खेत। जी, बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे शब्दों में उसका बखान किया है। तो वही मूल मंत्र के बारे में उन्होंने उस लेख के बारे में लिखा था। तो वाई एम एन एथिस्ट कि अगर इस तरह आप कह रहे हो तो ठीक है, मैं नास्तिक भी हूँ, अगर आप कहना चाहते हो तो। ये मेन था लोगों को कि भी कोई अवतार आएगा उसके इंतजार ना करें, खुद ही जागें और माँ भारती को आज़ाद कराएं। ये सब पढ़ लेने के, जान लेने के बाद मेरा तो खून उबलता है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हालांकि मैंने वो आपको स्टोरी वो रील भेजी भी थी और आपने कहा था कि अभिषेक जी डोंट वरी, दिस इज समथिंग विच इज ओल्ड, पुराना है ये। मैंने आपको एक रील भेजी थी, कुछ कट्टरपंथी थे जिसमें वो भगत सिंह को गाली दे रहे थे अपने प्रोटेस्ट के दौरान कि भगत सिंह ने सिखों के लिए क्या किया है। जी। तो मैं चाहता हूँ वो भी आप क्लैरिफाई कर दें एक बार। देखिए, एक्चुअल में क्या है, जो आपने कोई जो रील का जिक्र किया हाँ, मैं एक खालिस्तान प्रमोशनल रील है जिसमें कनाडा या यूके में कहीं एक प्रोटेस्ट हो रहा है और एक जनाब हैं, अब जनाब कहना नहीं चाहिए लेकिन क्योंकि पॉडकास्ट है तो मैं जनाब कह देता हूँ उनको। तो वो कह रहे, वो भगत सिंह को दरकिनार कर रहे हैं। एक्चुअल में क्या है कि वो लोग जो खालिस्तानी एक जो मूवमेंट है, मैं तो उसको मूवमेंट मानता नहीं है, कुछ लोगों का अपना प्रपंच है जो रचाया हुआ है विदेशी फंडिंग हासिल करने के लिए, देश का माहौल खराब करने के लिए। और धरातल पे पंजाब में ऐसी कोई चीज़ है नहीं। धरातल पे पंजाब में ऐसी कोई चीज़ बिल्कुल भी नहीं। विदेशों में कुछ लोग हैं जिन्होंने बाहर नागरिकता लेनी होती है तो वो अपने आप को कह देते हैं भी हमें हिंदुस्तान में खतरा है, इस तरह की बातें वो कर देते हैं। तो खालिस्तान जैसा उनका नाम है वो सच में ही खाली है। फिलिंदा ब्लैंक्स हम पढ़ते हैं ना, तो हिंदी में आता है ना खालिस्तान भरो, तो खाली ही है। उनकी कोई सोच नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। वो शुरू से ये चाहते हैं कि भगत सिंह परिवार उनकी हिमायत करे, उनकी मूवमेंट की हिमायत करे। तो आपके पास फोन आते हैं इस तरह से? मुझे नहीं, पर मेरे फादर साहब को कई बार अप्रोच किया गया, या पहले भी कहा गया कि हम उसके फेवर में बोले। हम क्यों बोले? जो चीज़ बांटती है उसका समर्थन कभी भगत सिंह परिवार कर ही नहीं सकता। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, हमारा जो इतिहास है या जो हमारी लेगेसी है, जो हमारा खून है, तो हम लोग उसको समर्थन करते नहीं। तो उनको मेरे ख्याल से इसी वजह से शायद उनको होता है कि भाई भगत सिंह होगा तो पंजाब और हिंदुस्तान एक होने की बात कहेगा, भगत सिंह होगा तो पंजाबी युवाओं को देश के लिए कुछ करने के लिए बात कहेगा, समाज के लिए कुछ करने के लिए सिखाएगा, या ऐसा कुछ करके दिखाने के लिए कहेगा जिसकी पूरी दुनिया तारीफ करे। तो शायद इस वजह से वो डरते हैं भगत सिंह की चर्चा से, या भगत सिंह के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में बुरा भला बोल के उनको क्या मिलता है मुझे खुद नहीं पता। लोग उन्हीं को गालियां दे रहे होते हैं उसी पॉडकास्ट के नीचे, अगर आप कमेंट पढ़ेंगे जी। वो तो लाजमी है सर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि आज हमने बहुत खुल करके शहीद आजम भगत सिंह के बारे में, उनके परिवार के बारे में, खास तौर पर माता जी के बारे में बातें की हैं। 1 जून 2026 को उनका पुण्यतिथि है, उनकी बरसी है, यानी बरसी है। 1 जून 2026 को उनकी बरसी है, 50वीं। जी 50वीं। तो मैं आपको उनको नमन करता हूँ बहुत बहुत, और पूरे देश से अपील करता हूँ कि इस दिन पे 2 मिनट का मौन माता जी के लिए रखें, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि एक शहीद की शहादत का सबसे पहला दर्द
उसकी माँ को होता है, और ये वो माँ है जिसने उस शहादत को जिया है, उस जी। शहादत को लोगों तक पहुंचाया है, और चौड़ी छाती और एक एक मुस्कान के साथ पहुंचाया है, ताकि और लोग प्रेरित हों और भगत सिंह की तरह देश के नाम अपनी जवानियां करें। बहुत बहुत नमन माता जी को। आप ये पॉडकास्ट अब द भोपू वाला शो देख रहे थे। मेरा सौभाग्य कि मैं आपसे बात कर पाया सर शुक्रिया, एक बार शुक्रिया, फिर। थैंक यू। हमेशा अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे मेरे लिए कहना बहुत बड़ी बात होगी जी। कि भगत सिंह के परिवार से कहीं ना कहीं हम भी जुड़ रहे हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल, आप जुड़े बहुत हुए हैं बहुत विचारों धन्यवाद से आपका। और आपके विचार बहुत पवित्र हैं और मैं तो बहुत सालों से आपको जानता हूँ। आपने जब भी भगत सिंह जी के ऊपर कुछ भी कार्यक्रम किया है, बहुत दिल से और बहुत ही मीनिंगफुल तरीके से किया है। यूथ को हमेशा एक नया भगत सिंह उनको दिया है, उनको समझने का तरीका दिया है और भगत सिंह से दोस्ती करने का उनको एक अवसर दिया है, जो बहुत ज़रूरी है। सर मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर, ये बोलने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन अगर हम जी। पूरी जिंदगी अपने खून का एक एक कतरा भी दे देंगे तो भी हम भगत सिंह का कर्ज नहीं उतार सकते। बस अगर यही भाव हमारे देश के अंदर आ जाए, तो फिर हमारा देश विश्वगुरु भी बनेगा, सोने की चिड़िया भी बनेगा। जी। बिल्कुल बनेगा। थैंक यू सो मच सर जी, हमसे बात करने बहुत के लिए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। ज़िंदाबाद जी, ज़िंदाबाद। भगत सिंह सिर्फ एक 23 साल का नौजवान नहीं है जिसने देश के लिए शहादत दी। भगत सिंह एक सोच है, एक विचार है कि तुम मुझे, मेरी विचारधारा को, मेरे जीने के तरीके को दबा नहीं सकते, और मैं वही करूंगा जो मुझे करना है। बेवजह नहीं, एक वजह के साथ। वजह ये कि मेरी आज़ादी की भी उतनी ही कीमत है जितनी किसी गोरी चमड़ी की या किसी और की भी। ये लड़ाई सिर्फ आज़ादी की नहीं थी। प्लीज अपने बच्चों को, अपने छोटों को प्लीज ये बताइए कि आज़ादी 1947 में अंग्रेजी हुकूमत से मिली है। बाकी चीज़ों से आज़ादी लेना बाकी है, और वो लड़ाई हमेशा चलती रहेगी, क्योंकि चलती का नाम ही जिंदगी है। और भगत सिंह को अपने जीवन में आप लाएं, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। थैंक यू सो मच नहीं, यादविंदु जी शुक्रिया जी, हमसे बात करने के शुक्रिया। लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको डेफिनेटली बीड़ा उठाना चाहिए। हम आपके पीछे पीछे आएंगे। नहीं, नहीं, आपको थैंक यू। डेफिनेटली कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि हमें ये सोच और ज़्यादा सुनने मिले, जी, सिर्फ इस पॉडकास्ट पर नहीं बल्कि देश भर में, दुनिया जी, भर जी, में। जी। मैं और आप ही के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि शहीद-ए-आज़म भगत सिंह जी का सिर्फ़ यादविंदर सिंह वारिस नहीं है, हिंदुस्तान का एक-एक व्यक्ति भगत सिंह का वारिस है और सच्चा वारिस वो होगा जो देश के लिए कुछ अच्छा करेगा। हमेशा सवाल है ना, आज भगत सिंह होता तो क्या करता? आज जैसे मैंने कहा पर्यावरण की एक समस्या है, भगत सिंह होगा तो पेड़ लगा रहा होगा। भगत सिंह होगा तो स्लम्स में जाके शिक्षा का प्रचार कर रहा होगा, ताकि सही गलत का चुनाव करने वाले स्लम के लोगों को पता चल सके। भगत सिंह आज होगा तो भाषा के नाम पे लड़ने वालों को समझा रहा होगा कि ऐसे नहीं लड़ना है। भगत सिंह आज होगा तो जैसे मैंने कहा, अगर डॉक्टर होगा तो किसी को जो चिकित्सा नहीं मिल पा रही होगी पैसों की वजह से, तो उसको चिकित्सा हासिल करने में मदद कर रहा होगा। तो भगत सिंह ये सारे रोल प्ले कर रहा होगा। तो भगत सिंह बहुत सारे फैक्टर्स में, भगत सिंह होगा तो दहेज नहीं ले रहा होगा, डॉरी नहीं ले रहा होगा। भगत सिंह होगा तो कन्या भ्रूण हत्या को रोक रहा होगा। भगत सिंह होगा तो जात-पात की लड़ाइयों को रोक रहा होगा। तो भगत सिंह का रोल, जैसे आपने कहा, आज़ाद हिंदुस्तान में इन डायमेंशन में बढ़ जाता है। तो भगत सिंह होगा तो आज ये सब काम कर रहा होगा। प्लीज अपने हिस्से के भगत सिंह खुद बन जाइए, और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जी, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। ज़िंदाबाद। आज जो पॉडकास्ट के भोपाल में अभिषेक भाई के साथ मुझे मौका फिर दोबारा मिला है, क्योंकि मैंने आपके साथ बहुत सालों के साथ काम किया है। भगत सिंह जी को याद करने में जो आप करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत नेचुरल होता है यहाँ पे जो सारी डिस्कशन होती है। कोई फैब्रिकेटेड नहीं, कोई मसाला नहीं, और ऐसा नहीं लगता कि कोई नकली बातें हो रही हैं। जो बातें दिल से की जाती हैं, वो हमेशा सच होती हैं और सामने वाले के भी दिल को छूती हैं, भावनाएँ जिसे हम कहते हैं। तो बहुत पवित्र भावना के साथ आप करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और लगता है कि सही मायने में जो भगत सिंह, सच्चा भगत सिंह है, वही ऑडियंस के सामने जाए, ताकि वो उनको समझ सके, जान सके और उनके करीब आए। तो मैं आपको बधाई दूँगा इस मुहिम के लिए, और आप शुरू से अच्छा करते हैं। किसी भी टॉपिक को आप उठाते हो, मैंने देखा है, जो मुझे देखने को मौका मिलता है सोशल साइट्स पे, तो आप बहुत अच्छे से उस पे रिसर्च करके जो तथ्य होते हैं, उस पे बात करते हैं, जो लोगों को करीब लाता है। बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो बधाई। मच।